जी लास्ट ईयर थे। जी 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 वो तो मैं कल वो तशरीफ लाए थे सर यहाँ अलबरकात। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ही इज बैचमेट ऑफ अफजल साहब। हाँ आई नो तो बरकात की ताजियत में आए थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा नहीं मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आप सब लोगों से बातचीत करूंगा थोड़ी सी। आप गुफ्तगू सुनेंगी तो अच्छा लगेगा आपको कि वो गुफ्तगू डेफिनेटली। हाँ सही है। एलुमनाई मीट वाला वो प्रोग्राम मैंने कंपेयर किया था, उसमें उनका वो जो तकरीर थी वो तमाम लोगों में सबसे ज्यादा पसंद। मैं आपसे गुजारिश करूं कि आप असमर सर को बाकायदा अब जब आप यहाँ तशरीफ रखती है तो आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए और असमर साहब को दावत दीजिए बोलने की। I don't like to step over the feet of नहीं मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगेगा आप कर लिए, मुझे अच्छा, मैं सर का शुक्रिया अदा कर दूंगा जी। तो participants मेरे ख्याल से we are already 28 of us here, and although this is a large group, Asmar bhai, Ahmed bhai has managed to register more than 90 participants in this. Oh, that's good. Which is really awesome, because NEP courses are being so done and dusted. Almost all coordinators are having issues with participant registrations. So thankfully we have quite a few here, and as usual, Professor Asmar Beg, I take pleasure in inviting you and welcoming you here as the former Dean Faculty of Social Sciences, former OSD to the Vice Chancellor, and also my top 5 best resource person. So I think that's all that we need to say. He will speak for himself. As I said, participants will keep asking for more. So it's over to you, Professor Asmar Beg. Thank you, Dr. Faizer, for your kind words. It's more of for our affection for me, and they would definitely understand in due course. Anyway, friends, today what I proposed to talk to you was about थोड़ी जबान मिक्स रखेंगे हम सब ना, इंग्लिश bilingual. ठीक है, I can understand. सारे रिसोर्स पर्सन रख रहे हैं। मैं एक बात मैम के साथ एक शेयर करना चाहता हूं कि प्रोफेसर असमर बेग साहब इज वाइडली नोन फॉर हिज एक्सपर्टीज इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आप सर की इस खूबी और पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी वो अपनी इस खुसूसियत की वजह से जाने जाते हैं। और सर बिल्कुल यहाँ मैं हर रिसोर्स पर्सन को ये बता रहा हूँ कि इतना वाइब्रेंट और इतना इंटरेक्टिव शायद ही कोई बैच रहा हो जो हमारा, आपको खुद सर you will experience के how much they are interactive and how much they will give respond to your talk। तो ये बाइलिंगुअल होकर बातचीत हो रही है आज तक, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप जैसे चाहें, मतलब आप नहीं, that's fine, I understand, ठीक है, समझ रहे, कोई बात ठीक है। तो बेसिकली what we are proposing to talk today is about the basics of research। एक्चुअली मतलब आई एम फ्रॉम सोशल साइंसेस, तो मेरी जो बात होगी वो ज्यादा रेलिवेंट होगी उन टीचर्स के लिए जो सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज के हैं। लेकिन एनीवे आइडिया जो है वो रिसर्च का वो सब जगह कॉमन है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस इसलिए होता है क्योंकि किसी भी चीज को, खासतौर से कोई रिसर्च जैसी चीज हो, इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी सीरियस चीज हो, तो उसके अंदर उसकी बिगिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बिगिनिंग बहुत डिफिकल्ट भी है। हम लोग अक्सर उसको आसान समझते हैं, यही सबसे बड़ा उसमें कंसर्न हो जाता है कि हमको लगता है कि रिसर्च में एडमिशन हो गया किसी बच्चे का, जैसे फॉर एग्जांपल पीएचडी में यूनिवर्सिटी में, तो हमारा एडमिशन हो गया, अब हम कल से रिसर्च करेंगे। यू गो एंड मीट योर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर ने आपको प्रॉब्लम बता दी, अब आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, ऐसी रिसर्च होती है। लेकिन रिसर्च का ये तरीका सही नहीं है। अगर ऐसे कुछ हम में से बहुत ने करी है यहाँ पे, ऐसे ही होती है आमतौर से रिसर्चेस। अच्छा, रिसर्च का मतलब ये है कि अगर किसी को रिसर्च पेपर लिखना है या रिसर्च पीएचडी करनी है, इट्स द सेम थिंग, प्रोसीजर इज द सेम, सिर्फ उसका स्केल डिफरेंट होता है। सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ रिसर्च, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डिसाइड व्हाट टू डू। यूजुअली व्हाट हैपेंस दैट वी डिसाइड अ फील्ड फॉर रिसर्च अबाउट व्हिच वी हैव वेरी लिटिल नॉलेज। सो वी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम पीयर सजेशन। हमारे साथ के कुछ लोगों ने सजेस्ट कर दिया फला साहब बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, उनके साथ काम कर लो। आपने उस सुपरवाइजर को इसलिए पकड़ लिया क्योंकि वो सुपरवाइजर आपकी समझ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या कर रही हैं, या हो सकता है किसी खास फील्ड में आपको स्टूडेंट लाइफ में इंटरेस्ट रहा हो, उसमें वो काम करा रहे हैं। इसी तरह से हम किसी से सुन के, किसी हियर से पर, किसी के सजेशन पर हम किसी सुपरवाइजर के पास पहुंच जाते हैं। और यूजुअली सुपरवाइजर जिस चीज पे काम कर रहे होते हैं या कर रही होती है,
वो हमें सजेस्ट कर देते हैं कि साहब इस फील्ड में आप काम कर लीजिए, और कुछ प्रॉब्लम उन्होंने दे दिया, आपने काम शुरू कर दिया। ठीक है, वो भी एक काम करने का तरीका है। बट एक्चुअली यू नो रिसर्च इज अ जर्नी ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। मतलब इट इज समथिंग विच यू हैव टू डू ऑन योर ओन, यू शुड डू ऑन योर ओन, because every person is different from the other person in terms of the person's interest in the field in which we want to work. कहने को broadly speaking हमको फना फील्ड में इंटरेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट की, broadly speaking, लेकिन उस फील्ड के अंदर भी हजारों चीजें हो सकती हैं। तो उसमें मुझे एक्चुअली किस चीज में इंटरेस्ट है या किस चीज में इंटरेस्ट होगा, वो पता तब लगेगा जब मैं उस चीज में एंटर करूंगा। मतलब बात समझ रहे हैं आप? जैसे कोई भी चीज आपको पसंद तब आएगी जब आप उसका एक्सपीरियंस होगा ना आपको। मैं किसी जगह जाऊंगा, फला शहर पे मैं घूमने गया, कश्मीर गया घूमने, तो कश्मीर में फला जगह मुझे पसंद आई। वैसे लोगों ने और बता रखी थी पता नहीं कौन कौन सी जगह, लेकिन मुझे कोई और जगह पसंद आई। भाई अपनी पसंद है। आप कहें साहब आपको फला जगह पसंद नहीं, मैंने कहा नहीं साहब मुझे तो वो भी अच्छी है, बट बेसिकली मुझे वो वाली जगह ज्यादा पसंद है। लाइकवाइज इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो द पॉइंट बेसिकली इज दैट I will like something in the field of academics when I will go and explore that particular thing, when I will enter into that area, then I will know what interests me. So it is not something which somebody will tell me that what is my interest. Rather, I will have to decide, I will have to find out what interests me, what excites me, what is so exciting, enticing about a certain problem in a certain subject. So that is something which I have to explore on my own. The other thing is that within that area also, I have to understand, or I have to try to find out myself what is that particular point or points in that area which I want to research upon. तो कौन सा एरिया मुझे पसंद है वो तो मैं ब्रॉडली पहले से सोच रहा हूं, लेकिन उस एरिया में जब एंटर हुआ मैं, तो मैंने देखा उसमें क्या चीजें मुझे पसंद है और उन चीजों में करने का क्या काम है, वो उनमें से कौन सा काम मुझे करना चाहिए या मैं कर सकता हूँ। ये सारी चीजें जो हैं वो मुझे खुद से डिसाइड करनी, मतलब खुद से तलाश करनी। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इट इज एन एक्सप्लोरेटरी एक्सरसाइज, मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे कोई चीज तलाश करनी है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही मेरे लिए, है वहां पे ऑलरेडी बट मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसीलिए जब आप रिसर्च के लिए आते हैं तो पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, which I always do with my students, that I ask them to go and read. आपको जो सब्जेक्ट पसंद है, जैसे मैंने कहा सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज में किताब बेस्ड रिसर्च ज्यादा होती हैं, ऑल द एम्पेरिकल काम भी होते हैं, बट दैट इज द प्राइमरी एरिया इन विच रिसर्चेस आर डन। तो आई आस्क माय स्टूडेंट्स, व्हाट एनीबॉडी शुड आइडियली आस्क द स्टूडेंट्स टू गो एंड रीड। इस फील्ड में जो फील्ड आपको इंटरेस्ट कर रही है उसमें 4-5 जो स्टैंडर्ड किताबें दुनिया में हैं, लेटेस्ट हैं तो बहुत अच्छा, उनके एडिशंस हैं, अगर पुरानी भी किताब है कोई, उन किताबों को आपको जाके पढ़िए। आप बहुत ही इंटेंटली क्लोजली उन किताबों को आप पढ़ें। उससे क्या फायदा होगा? जब आप उन चीजों को पढ़ेंगे, अगर आपको रिसर्च पेपर लिखना है उसका भी यही फॉर्मूला है, तो आप उसको जब बहुत क्लोजली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें वो चीज थोड़ी गहराई में क्या है, क्योंकि यू आर रीडिंग द टॉप स्कॉलर्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। और फिर उन किताबों के रेफरेंसेस, उनमें भी रेफरेंसेस होंगे जो आपको दूसरे कुछ वर्क्स की तरफ ले जाएंगे जो उससे रिलेटेड है, उनको भी आप देखेंगे। तो आपको यू विल गेट, जिसको कहते हैं यू विल गेट अ फील ऑफ द सब्जेक्ट, फील ऑफ दैट एरिया, कि भाई बेसिकली वो चीज क्या है। और फिर जब आप उसमें और क्लोजली उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि साहब इनमें से ज्यादातर लोगों ने जो काम किया है उस सब्जेक्ट में वो फला 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 एरिया में काम किया है, या फला चीजों पे या फला एस्पेक्ट्स पे काम किया है। लेकिन किसी भी चीज पर कितना भी काम क्यों ना हो चुका हो, उस पे बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो थोड़े से रह जाते हैं या उतना उनको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी नहीं किया गया है अभी तक। तो क्या होता है, आप उन चीजों को क्लोजली जब देखते हैं तो आपको पता लगता है कि ये 2-4-5 आपकी समझ से एरियाज हैं जिनमें बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है या काम होने की गुंजाइश है। इस चीज को हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं
रिसर्च गैप, वो एक रिसर्च का गैप है। मतलब बहुत सी चीजों, बहुत लोगों ने काम किया है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें कहीं कहीं रह गई जिनमें काम की गुंजाइश है, काम हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो आप उन रिसर्च गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आप डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन से रिसर्च गैप्स वो हैं जो मैं भर सकता हूं या भर सकती हूं। क्योंकि आप अपनी, जैसे आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो छोटा काम है, पीएचडी कर रहे हैं बड़ा काम है, तो आपको बहुत से एरियाज उसमें अट्रैक्टिव लगे, लेकिन आपने अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर, अपनी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखकर, अपने टाइम को ध्यान में रखकर, अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर डिसाइड किया कि ये 3-4 एरियाज हैं जिनमें मुझे काम करना है। तो वो क्या है, वो जो आपने डिसाइड किया वो आपकी ऐसे ही कोई ख्वाहिश नहीं है जो आपने रात में सोते सोते कोई चीज सोच ली कि साहब मुझे ये काम करना है, ऐसा नहीं। देयर इज अ साइंटिफिक प्रोसेस व्हिच लेड यू टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट whereby you are able to unearth or find certain research gaps and which you eventually decide that you are going to fill those gaps. तो क्या हुआ, इस प्रोसेस ने आपको वहां पर पहुंचाया, नहीं तो आप शायद वहां नहीं पहुंच पाते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो रिसर्च गैप या वो सब्जेक्ट आपका सुपरवाइजर भी आपको बता सकता है, कोई दूसरा सीनियर टीचर भी बता सकता है। आप पहुंचे और आपने वो काम करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप अपने से एक्सप्लोर करते हैं तो एक तो लर्निंग आपकी हो ही रही है, प्लस यू नो हाउ टू डिफाइन अ रिसर्च प्रॉब्लम, हाउ टू सर्च फॉर एन एरिया ऑफ रिसर्च, हाउ टू जीरो डाउन ऑन अ टॉपिक ऑन विच रिसर्च कैन बी डन। ये आप खुद लर्न कर रहे हैं, बजाय इसके किसी ने आपको बनी बनाई केक दे दिया कि साहब आप खा लीजिए। बहुत अच्छी बात है, वो भी किया जा सकता है जो आमतौर से होता है, लेकिन आपको करना क्या है, खुद से उस जर्नी को अंडरटेक करना है जिससे कि आप उस प्रोसेस को सीख भी जाए। कल हम लेक्चरर बनेंगे या टीचर बनेंगे तो दूसरे लोग हमारे साथ रिसर्च करेंगे, तो उन्हें हमें बताना है ना कि भाई कैसे आप करें। तो हमें उन्हें रिसर्च करानी नहीं है, उन्हें रिसर्च करने के मैकेनिज्म को और प्रोसीजर को सिखाना है, so that the persons who are, or the students who are engaged with us, they learn how to do that thing, how to do research. So that is something which we need to teach them. और वो कैसे सीखेंगे या हम खुद कैसे सीखेंगे अगर हम रिसर्च स्कॉलर हैं, जब हम इस प्रोसेस को खुद से करेंगे। जाहिर सी बात है, जब हमने प्रॉब्लम को खुद से सर्च किया है और हम खुद उस रिसर्च गैप तक पहुंचे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट उसमें ऑब्वियसली है, क्योंकि इट इज समथिंग विच on the basis of my interest I explored and I explored further and then I reached to that point. वो पॉइंट डिस्टेंस से नजर नहीं आ रहा। कोई भी रिसर्च की प्रॉब्लम दूर से यूजुअली नजर नहीं आ रही, जब आप उसके करीब जाते हैं, जब आप उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसके अंदर जाते हैं उस सब्जेक्ट में, तब आप वहां तक पहुंचते हैं कि हमें क्या चीज करनी चाहिए, और फिर वो गैप आपको मिलता है जिसको आपको भरना है। तो जब आप पेपर लिख रहे हैं कोई, या रिसर्च का पीएचडी थीसिस लिख रहे हैं, वो क्या है, it is just a process of filling up that gap. Rather, it is a story of how you found that gap and how you filled that gap. यही है आपकी। This is a report, समझ लीजिए, एक रिपोर्ट है जो आप लिख रहे हैं। पेपर है तो छोटी रिपोर्ट है, और एक रिसर्च की थीसिस है तो एक बड़ी रिपोर्ट। वैसी रिपोर्ट जैसे एक आइडियल पुलिस ऑफिसर को लिखनी चाहिए। जब एक पुलिस ऑफिसर किसी केस को आइडियली, अगर जो एक आइडियल पुलिस ऑफिसर अगर है कोई, और वो उस किसी फील्ड को एक्सप्लोर कर रहा है, तो कैसे वो उस प्रॉब्लम को सर्च करेगा, कैसे वो उस चीज को करेगा, और फिर वो बाद में एक रिपोर्ट लिखेगा कि साहब ये इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, उसमें ये मुझे मिला, या कोई और एक्सप्लोरेशन हो। तो जो भी चीज इन्वेस्टिगेट हुई है उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है, और उस रिपोर्ट को रिसर्च पेपर कहते हैं, या बड़ी रिपोर्ट को रिसर्च थीसिस कहते हैं। तो एक चीज तो ये हुई कि कैसे हम उस गैप तक पहुंचे और कैसे हमने उस प्रॉब्लम को पाया। अब प्रॉब्लम जब हमको मिली, तो अब उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करना है, उसका क्या तरीका है। उसका तरीका यह है कि आपको खुद से कुछ सवालात पूछने हैं, बिकॉज यू आर द पर्सन हु आर गोइंग टू फिल दैट गैप, सो यू आर सपोज टू आस्क few questions to yourself, and the answer to those questions or answers to those questions are going to actually fill that gap.
बात समझ में आई आपको? कि आप खुद से वो एक सवाल पूछेंगे और जब आप खुद से उस सवाल का जवाब देंगे तो वो उस गैप को फिल करने में मदद करेगा, और आपके जब सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे तो वो गैप फिल अप हो जाएगा। तो सवाल जो हैं, ये सबसे मुश्किल काम है रिसर्च में पूछना। It's not like a simple straightforward question, you know, which somebody asks you कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए, किस स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, जैसे एक सोशल कन्वर्सेशंस होता है। नहीं, ये एक बहुत ही एकेडमिक क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस क्या है, जो बहुत ही पेनिट्रेटिव क्वेश्चंस, जो वही पूछ सकता है जिसको उस चीज के बारे में बहुत डेप्थ में नॉलेज, जो आपको काफी हद तक हो गई है अभी अंडरस्टैंडिंग, जो आपने रिसर्च का लिटरेचर रिव्यू किया। तो फिर आप खुद से वो सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो सवाल उस गैप से रिलेटेड है। दोस क्वेश्चंस आर बेगिंग एन आंसर। उन क्वेश्चंस के जवाब अभी तक नहीं मिले, क्योंकि आपने जब लिटरेचर रिव्यू किया तो आपको वो जवाब नहीं मिले, इसलिए आप चाहते हैं कि वो सवाल आप खड़े करें। लेकिन आप वो सवाल किसी स्कॉलर और ऑथर से खड़े नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद से पूछ रहे हैं। तो आपको वो सवाल बनाने हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी सवाल बने, और वो सवाल बहुत ही पेनिट्रेटिव सवाल हैं जिनके जवाब अगर मिल जाएंगे और आप उनको दे पाएंगे इन द कोर्स ऑफ योर रिसर्च, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब वो क्वेश्चंस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो रिजॉल्व हो जाएंगे, वो एड्रेस हो जाएंगे। एटलीस्ट एड्रेस हो जाएंगे। एड्रेस इज द राइट वर्ड। एवरीथिंग इज नॉट रिजॉल्व इन रिसर्च। So this is one of the most tricky things in the research, where you are framing your questions. So the maximum time in a research, whatever kind of research you are doing, should ideally be spent in literature review and then in framing these questions. Because once this is done, most of your work has already has been completed. जबकि आपने पेपर पे भी बहुत ज्यादा लिखा नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? जैसे हम में से अक्सर ने देखा होगा, खासतौर से मुझे एक्सपीरियंस बार बार मैं कह रहा हूँ कि सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज के टीचर्स और स्टूडेंट्स का है ओवर द इयर्स। तो आप देखें तो बच्चे भी आपस में बात कर रहे होंगे, टीचर भी पूछ रहे होंगे कि कितने चैप्टर लिख लिया आपने, कितने दिन एडमिशन के हो गया, आपने बताया साहब 3 साल हो गया, 3 साल में एक भी चैप्टर नहीं लिखा, अरे कुछ भी काम नहीं किया, अरे अब तक तो 2-3 चैप्टर लिख लेने चाहिए था आपको। तो रिसर्च के काम को किससे इवेल्युएट कर रहे हैं? आपके दोस्त अहबाब भी और आपके टीचर्स भी अक्सर वो चैप्टर से कितना लिख लिया, कितने चैप्टर्स हो गए, अरे 4 चैप्टर लिख लिए तो बहुत अच्छा, एक ही बचा है। तो रिसर्च जो है वो कोई कहानी नहीं है, कोई किसी कहानीकार की कि उसको कहानी लिखनी है कि उसने 5 चैप्टर लिख दिया, 2 चैप्टर और है, कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं, रिसर्च जैसे मैंने आपसे कहा, रिसर्च जो आपने करी है, चाहे वो रिसर्च पेपर हो या पीएचडी थीसिस की बेसिकली बात कर रहे थे हम, तो वो एक रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट दुनिया में कोई भी काम से पहले लिखी जाती है क्या? आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं कोई इन्वेस्टिगेशन कराने, किसी को अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई टेस्ट वगैरह होते हैं, तो सारा काम होने के बाद, या पुलिस वाला कोई केस इन्वेस्टिगेट कर रहा, सारा काम होने के बाद रिपोर्ट तो तब लिखी जाती है। तो रिपोर्ट तो पोस्ट फैक्टो है, इट इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट वर्क। रिपोर्ट ऐसी थोड़ी कि रोज लिखी चली जा रही है साथ साथ, अभी उसमें पता नहीं क्या आगे पीछे होगा, क्या नई चीजें सामने आएंगी। तो जब सारा काम हो जाएगा तब तो रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो रिसर्च लिखने का काम जो है वो साथ साथ नहीं होगा, वो बाद में होगा। अभी तो आप रिसर्च को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो आप अच्छा खासा वक्त रिसर्च गैप को खोजने में, लिटरेचर रिव्यू करने में, चीजों को पढ़ने में और फिर क्वेश्चंस बनाने में लगाएंगे, जो मटेरियली कोई चीज आपके पास नहीं है। कोई आपसे पूछे कितना काम हो गया, दिखाने के लिए आपके पास कुछ नहीं, लेकिन काम बहुत हो गया है अगर आप सही से काम कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव बीन एबल टू क्रिएट दैट फ्रेमवर्क on the basis of which eventually you will write the report. So if the frame is perfect, जैसे किसी भी चीज के पास आपके पास पॉइंट सब मौजूद है, तो उस चीज को लिखना आसान काम है, क्योंकि सारे पॉइंट मौजूद है, फटाफट आपने लिख दिया सिस्टमेटिकली, कोई बात, लेकिन वो पॉइंट्स होने चाहिए ना आपके पास। तो यहाँ पर भी वो फैक्ट्स और एविडेंसेस आपके पास इकट्ठा होने चाहिए। लिखना तो बहुत आसान काम है, वो 2-3 महीने में आप सब कुछ लिख देंगे। अगर आप पीएचडी लिख रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। एवरीथिंग शुड बी with you, everything should be arranged systematically, scientifically, logically with you, then you will be able to do it. तो कहना जो मैं चाह रहा था आपसे वो ये था कि पहले आपको क्या करना है कि लिटरेचर रिव्यू करना है बहुत एग्जॉस्टिवली। अक्सर बच्चे होते हैं, रिसर्च कर ली, फिर सुपरवाइजर के पास गए, उन्होंने कहा कि साहब लिटरेचर रिव्यू कहाँ उनका, सर वो भूल गया था, आप कर देता हूँ। मतलब लिटरेचर रिव्यू बाद में कर देता हूँ। तो लिटरेचर रिव्यू तो पहले करना था ना, पहले आपको उस चीज को
एक्सप्लोर करना था, उसके बेस पे तो क्वेश्चन बनेंगे। तो ये तो उल्टा प्रोसेस हो गया, पुटिंग द हॉर्स रादर कार्ट बिफोर द हॉर्स वाली बात होगी, उल्टी बात हो। तो यहाँ ये नहीं कि ये काम रह गया ये भी कर देना है, नहीं, ऐसे नहीं होना है। एक इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। अगर हमने वो प्रोसेस फॉलो नहीं की तो काम हो ही नहीं। वो तो हो जाएगा खाना पूरी में और शायद पीएचडी भी अवार्ड हो जाए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि हमने काम को सही नहीं किया। क्योंकि रिसर्च के अंदर एक दूसरी चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका प्रोसेस। उसका प्रोसेस जो है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉर्म्स है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो आपने क्या किया वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कम इंपॉर्टेंट है, कैसे किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो प्रोसीजर सही से फॉलो हुआ है तभी वो आपका रिजल्ट क्रेडिबल माना जाएगा। अगर प्रोसीजर सही नहीं है तो रिजल्ट क्रेडिबल नहीं है। जैसे होता है ना कि आप कोई अपने ब्लड का इन्वेस्टिगेशन कराने कोई इंसान गया, तो कुछ ऐसी मामूली सी लैब्स हैं, हर तरफ खुली रहती है, मामूली का मेरा मतलब है कि बहुत कम पैसे चार्ज कर रही हैं, और वहां पर भी टेस्ट हो रहे हैं वो सारे जो आप किसी बड़ी मशहूर लैब में करने जा रहे हैं, और डॉक्टर ने आपसे कहा कि साहब आप फला जगह से टेस्ट कराएंगे। खैर उसके पीछे कॉमर्शियल रीजंस भी और होते हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि आइडियल सिचुएशन। तो जो अच्छी लैब्स हैं सो कॉल्ड, और मान लीजिए कि उनमें सब में अच्छे टेस्ट होते हैं, वो बहुत पैसे चार्ज कर रहे हैं उसके मुकाबले, लेकिन आपसे कहा जाता है वहीं जाए। क्यों जाए? क्योंकि उनके रिजल्ट्स, डॉक्टर ये मान रहा है, अगर वो डॉक्टर ईमानदार और कायदे का है, कि वो रिजल्ट्स ज्यादा क्रेडिबल हैं, मतलब उन पे यकीन किया जा सकता है, वो रिजल्ट सही है। और ये सारी जो लैब्स हैं ऑर्डिनरी वाली जो कम पैसे में कर रही हैं, उनके रिजल्ट्स क्रेडिबल नहीं है। ऐसा क्यों है? सारा मसला किस चीज पे? प्रोसीजर पे। कि ये हम मान रहे हैं या डॉक्टर साहब मान रहे हैं कि वो जो अच्छी लैब है उसके अंदर वो प्रोसीजर जो है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रोसीजर है उस पर्टिकुलर टेस्ट को करने का, वो किया जाता है। इसलिए आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्रेडिबल होगा, यकीन करने लायक होगा। और दूसरी लैब्स में ऐसा नहीं। तो रिजल्ट तो दोनों दे देंगे, लेकिन जो रिजल्ट क्रेडिबल है उसको ज्यादा अच्छा माना जा रहा है, उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप वहां जाइए, ज्यादा पैसे भी खर्च कीजिए, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही होना चाहिए क्योंकि इलाज उसी के बेस पर होगा। तो वही चीज यहां पर है कि हमें जब कोई रिसर्च करनी है तो उसका प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, और अगर हमने उस प्रोसीजर को, उस प्रोटोकॉल को नहीं माना तो हमारा रिजल्ट सही नहीं माना जाएगा। और ये चीज अक्सर हमारे बहुत से स्टूडेंट्स या इवन टीचर्स एनकाउंटर करते हैं। एंड अगेन आई विल से इन सोशल साइंसेज, बिकॉज इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज द नंबर ऑफ journals which are very good at the international level is very few. So for getting your research published in an internationally recognized journal is a bit difficult. अब अक्सर ऐसा होता है हमारे बहुत से स्टूडेंट्स के साथ कि जैसे ही हमने भेजा किसी अच्छे जर्नल में पेपर, तो वो पेपर 2 दिन जितनी स्पीड से गया उससे ज्यादा स्पीड से वापस आ गया, रिजेक्ट हो गया फॉर। आपको भी लगता है इतनी जल्दी कैसे रिजेक्ट हो गया? उन्होंने लग रहा सही से पढ़ा भी नहीं। जल्दी इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि उन्होंने प्रिलिमिनरी स्टेज पर जब उसको देखा तो आपने कुछ भी लिखा हो उससे उनको मतलब नहीं है। उनको ये समझ में आ गया कि आपने जो अपना डिस्कशन किया है और जो कंक्लूजन्स आपके हैं उसका प्रोसीजर जो है वो सही नहीं। आपने इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो रिसर्च के नॉर्म्स है उनको नहीं फॉलो किया, आपने कई जगह चीजों को स्किप किया है। इसलिए क्योंकि प्रोसीजर सही नहीं है, इसलिए आपने कुछ भी लिखा हो, किसी भी अच्छे टॉपिक पे लिखा हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए आपकी चीज वापस हो गई कि साहब सॉरी, हम आपके रिसर्च पब्लिश नहीं कर पाए। मतलब उन्होंने उस पर काम करने की भी जरूरत नहीं महसूस की कि साहब आपको भेजते कि साहब इसमें ये चेंज कर दीजिए और ये चीज ठीक कर लीजिए। नहीं साहब, वो आउटराइटली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। यूजुअली ऐसा होता है, और उसका बेसिक रीजन ये है कि हमको वो प्रोसीजर नहीं पता होता या हम नहीं जानते और हम उसको फॉलो नहीं करते, इसलिए वो रिसर्च क्रेडिबल नहीं होती। रिसर्च में सब कुछ है लेकिन क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से हमने रिसर्च को नहीं किया, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। सारा खेल है उस प्रोसीजर को फॉलो करने का। रिजल्ट कुछ भी आए इंपॉर्टेंट नहीं। हमको रिजल्ट में जो चीज हम खोजना चाहते हैं वो नहीं मिली तो भी रिसर्च उतनी ही वैल्यूएबल है कि वो चीज मिल गई। दोनों सिचुएशंस में रिसर्च की वैल्यू बराबर है। ऐसा नहीं कि कोई चीज मिल ही जाना, या किसी चीज को हम साबित करना चाहते हैं उसको हमने साबित कर ही लिया। साबित कर लिया तो भी बहुत अच्छी रिसर्च है, और नहीं कर पाए तो भी बहुत अच्छी रिसर्च है। क्यों? क्योंकि रिसर्च का पर्पज है किसी चीज को तलाश करना। जैसे हम किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कोई बहुत महंगा टेस्ट डॉक्टर ने कराया और उसका रिजल्ट नेगेटिव आ गया, तो आप क्या कहेंगे? यार बिला वजह टेस्ट करा दिया, इतना हजारों लाखों रुपए खर्च हो गए। भाई आप बहुत खुश होंगे, ऊपर वाले का शुक्र अदा करेंगे कि भाई इतना महंगा तो पैसा गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात तो रूल आउट हो गई कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर प्रॉब्लम मिल जाएगी तो भी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका इलाज होगा। फिर
और नहीं मिली तो भी बड़ी अच्छी चीज है कि एटलीस्ट हमारे पास वो नहीं है। तो उस पूरी प्रोसेस का फायदा तो हुआ ना, कि जब इंसान के अंदर वो बीमारी निकल जाएगी तभी फायदा होगा, तभी पैसे वसूल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है ना। वही चीज रिसर्च में है कि कोई चीज मिले या ना मिले, दोनों सिचुएशंस में रिसर्च इक्वली वैल्यूएबल है। इसलिए हमें कभी जबरदस्ती रिसर्च के दौरान ये कोशिश नहीं करनी कि वो चीज साबित हो जाए जो हम साबित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर कोई चीज नहीं साबित हुई जो हम करना चाहते हैं तो हमारी रिसर्च से फायदा क्या हो। रिसर्च उतनी ही वैल्यूएबल है जैसा मैंने पहले आपसे कहा, चाहे उसमें कोई चीज साबित हो या उसका रिवर्स साबित हो जाए कि ऐसा नहीं है, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो आइंदा कोई आदमी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा यूजली, फिर किसी दूसरी प्रॉब्लम को लेगा, किसी दूसरे गैप को लेगा और उसको भरने की कोशिश करेगा। काम के अंदर कोई कमी नहीं है चीजों पे काम करने की, लेकिन यह है कि हम अगर सिस्टमेटिकली करेंगे तो वो उन गैप्स को एड्रेस करते चले जाएंगे सिस्टमेटिकली, जो भी गैप्स किसी पर्टिकुलर फील्ड में है। इसीलिए रिसर्च करने का जो प्रोसीजर है उस पर इतना ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है, या इसी पे मैं आपसे फिलहाल गुफ्तगू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने रिसर्च गैप को तलाश कर लिया लिटरेचर रिव्यू के बाद, और फिर आपने उस गैप को भरने के लिए क्वेश्चंस पूछे। और मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चंस पूछना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन से क्वेश्चन पूछे जाएं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, क्योंकि उन क्वेश्चंस पे ही पूरी रिसर्च का दारोमदार है। अगर आपने बड़ा सिंपल सवाल पूछ लिया तो उसका जवाब भी दे दिया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि वो सवाल जो हैं या उनके जवाब उन गैप्स को फिल नहीं कर पाए, उन्होंने बड़ा सुपरफिशियली उसको एड्रेस किया। तो उस तरह का पेनिट्रेटिव सवाल पूछने के लिए आपके अंदर वो पेनिट्रेटिव समझ होनी चाहिए, या आपके अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सवाल कैसे पूछने चाहिए। ठीक है साहब, मैं आपको उसका एक तरीका बताता हूं, जो एक साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन है जिसको कहते हैं हर्मेनॉटिक्स। तो हर्मेनॉटिक्स में ये होता है कि 3 तरह के हर्मेनॉटिक्स, 3 तरह के सवाल खड़े करने के तरीके हैं, समझ लीजिए। इंटरप्रिटेशन की साइंस है। पहला है जिसको कहते हैं डिटेक्टिव हर्मेनॉटिक्स, दूसरा है जिसको कहते हैं जुवेनाइल हर्मेनॉटिक्स, और तीसरा है जिसको कहते हैं जूरिडिकल हर्मेनॉटिक्स। ये 3 चीजों को सिंपली मैं एक्सप्लेन करता हूं तो उससे आपको समझ में भी आ जाएगी और चीज कभी आपको भूलेगी नहीं। देखिए, डिटेक्टिव हर्मेनॉटिक्स वो है, डिटेक्टिव वर्ड ही बता रहा है कि किसी चीज को एक डिटेक्टिव का काम करना है, एक जासूस का काम करना है। तो आप सब ने बहुत सी नॉवेल्स वगैरह पढ़ी होंगी, खासतौर से अगाथा क्रिस्टी इन लोगों की और दूसरे और लोगों की, जिसमें पूरी नॉवेल में एक मिस्ट्री रहती है कि साहब आखिर विलन कौन है, किसने वो मर्डर किया। तो फिर वो उसमें एक इन्वेस्टिगेटर होता है, जैसे अगाथा क्रिस्टी में हरक्यूल पॉयरो हैं, कि वो आएंगे और फिर सवाल पूछेंगे और फिर धीरे धीरे तलाश करेंगे और फिर लास्ट में जाके वो पता पाएंगे कि किस आदमी ने मर्डर किया या नहीं किया। तो जो डिटेक्टिव होता है, या फिर वही मैं कहूंगा आइडियल डिटेक्टिव, एक ऑर्डिनरी डिटेक्टिव नहीं, जो सही काम कर रहा है, जिसको प्रोसीजर पता है, जिसको उसकी साइंस पता है डिटेक्टिव के होने की, वो क्या करता है? वो ये करता है कि जैसे कोई क्राइम हो गया, किसी का मर्डर हो गया, फॉर एग्जाम्पल कहीं मर्डर हुआ, लोग इकट्ठा हुए साहब मोहल्ले में या किसी शहर में, किसी समझ ली बड़े आदमी का मर्डर हो गया, मशहूर कोई आदमी है, तो क्या होता है? लोग खड़े होकर सब अपना बातें करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा मर्डर हुआ कि किसी को पता नहीं, रात में हो गया मर्डर है किसी ऐसी सिचुएशन में, किसी को आपको मालूम नहीं कि मर्डरर कौन है, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। कोई कहेगा साहब कि इसका बेटा देखिए वो इतना परेशान है, रो रहा है बेचारा, और उसके अब्बा का इंतकाल, उसका मर्डर हो गया। कोई कहेगा उसकी वाइफ देखिए कितनी बेचारे की बुरी हाल है, उसके साथ बड़ी ज्यादती हो गई, और मेरे ख्याल से इसके बहनों ही ने मर्डर करवाया होगा, या अगर उस आदमी के पास बड़े पैसे हैं, बड़ी दौलत है, प्रॉपर्टी है। तो मतलब डिफरेंट थ्योरीज लोग अपना बात कर रहे होते हैं, और हर आदमी अपना अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है कि किसने करवाया होगा। लेकिन उनमें से कोई ये नहीं कह रहा होता है कि उस इंसान के बेटे ने या उसकी बीवी ने मर्डर किया है, क्योंकि भाई बेटा कैसे करेगा। खैर आजकल के जमाने में तो ये चीजें बड़ी नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन आज से 20-25 साल पहले तो ये बड़ी रेयर चीज थी कि बीवी ने कैसे कराया होगा। बीवी तो बेचारी इतनी मोहब्बत करती है अपने हस्बैंड से, और बेटा तो खैर बेटा है, ब्लड रिलेशन है उसका। इनके अलावा दूसरे लोगों के बारे में बातें हो रही होती। लेकिन जो डिटेक्टिव होता है, आइडियल डिटेक्टिव, वो क्या करता है? वो पहले आता है और देखता है, पहले उसको, वो इमोशन से गाइड नहीं हो रहा। हम लोग तो इमोशनल इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं,
The detective is not guided by emotions. The detective is guided by science. And the science is that he will first come and try to understand that who are the biggest beneficiaries of this death. वो dispassionately देखेगा कि इस death के सबसे ज्यादा beneficiary कौन है. तो पता लगा कि सबसे ज्यादा फायदा जो है किसको होगा, वाइफ को होगा, या उसके बेटे को होगा, या उसके भाई को होगा, जो उसके बड़े क्लोज रिलेटिव्स हैं. और डिटेक्टिव क्या करेगा, फिर एक एक करके इन लोगों को इन्वेस्टिगेट करेगा. वो आपकी तरह या हमारी तरह उन थ्योरीज पे नहीं जाएगा कि वो लोग हैं और फलाना रिश्तेदार है उसने किया होगा, नहीं. वो तो उन बेनिफिशियरीज पे जाएगा कि मरने के बाद फायदा किसको सबसे ज्यादा होगा, और फिर वो एक एक करके लोगों को इन्वेस्टिगेट करेगा. वो पहले बीवी को फॉर एग्जाम्पल उसने इन्वेस्टिगेट किया हर तरह से, और फिर उसको लगा नहीं साहब नहीं इसने नहीं किया, उसको रूल आउट करेगा. फिर अगला बेटे पे लगेगा, फिर भाई पे लगेगा, फादर पे लगेगा, और यूजुअली उनमें से कोई एक मर्डरर मिल जाएगा और फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी आगे जो होनी चाहिए. कहने का मतलब ये है कि डिटेक्टिव जो है वो किसी भी एविडेंस को इमोशनली नहीं देखेगा. वही चीज हमें रिसर्च में करनी है, स्पेशली इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज वेयर वी आर डीलिंग विद सोसाइटी, विद ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स. So what we have to do is that we should not look at anything emotionally, as I gave you this example. We have to be like a detective. Whatever evidence comes before us, we have to investigate that evidence, check that evidence, test that evidence, and see what we can get out of that evidence. We should not immediately rule it out. कि साहब इस टॉपिक पे तो बड़े बड़े लोग काम कर चुके हैं, आज तक किसी ने इस चीज पे इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो वो तो बेकार एविडेंस है, इस पे नहीं ध्यान देना. अरे अगर हम सब वही करते रहेंगे, हम भी आज जो हमसे पहले के स्कॉलर्स ने किया, तो हम भी कोई चीज नहीं निकाल पाएंगे उस जगह पर जहां पर कि हम तलाश कर रहे हैं. तो हमें उन सारे एविडेंसेस को फिर से टेस्ट करना है. जो पहले कितने भी लोग उस पर रिसर्च कर चुके हैं उससे मतलब नहीं है, हमें फिर उसको चेक करना है कि शायद हमें कुछ उसमें मिल जाए. तो हमको किसी भी एविडेंस को रूल आउट नहीं करना है कि साहब ये एक तो ये कि एविडेंस ये हो ही नहीं सकता क्योंकि आज तक किसी का इस पे ध्यान नहीं किया, या ये बहुत ही ट्रिवियल सा एविडेंस है, बहुत छोटी सी बात है, इसको तो छोड़िए साहब, बड़ी बड़ी चीजों को देखते नहीं. हमको हर एविडेंस को, जैसे मैंने बताया भी डिटेक्टिव हर्मेनॉटिक्स के तरीके में, कि वी हैव टू टेस्ट एवरी एविडेंस, टेक एवरी एविडेंस सीरियसली and to check and test it thoroughly and only then rule it out, because unless we do this, we'll never be able to find anything new in our research. तो डिटेक्टिव हर्मेनॉटिक्स का जो तरीका है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एक रिसर्चर को जिस चीज को जिस तरीके से अपने सवाल को अप्रोच करना चाहिए. तो जो हम सवाल बना रहे हैं उसमें से कुछ सवाल या बहुत से सवाल इस स्पिरिट से गाइडेड होने चाहिए, that we have to ask questions as that detective was asking or does ask, in that situation, that why can't the wife be the murderer, why can't the son be the murderer, and so on. The next is juvenile hermeneutics. जुवेनाइल कौन होता है? बच्चा होता है ना, इनोसेंट बच्चे जो छोटे होते हैं घर में, उनकी क्या खुसूसियत होती है? बच्चों की खुसूसियत ये होती है कि बच्चे बड़े इनोसेंट सवाल पूछते हैं, क्योंकि उनका सवाल जो है उसके अंदर कोई पहले की प्रिपरेशन नहीं होती. जैसे हम आप जो मैच्योर हैं, हम जब किसी से बात करते हैं तो बहुत सोच समझ के बात करते हैं, और बहुत सोच समझ के चीजें पूछते हैं किसी से. यार ये सवाल इनसे नहीं पूछना चाहिए, ये प्रॉपर तरीका नहीं है, ऐसे ये पूछना चाहिए, ये बात पूछने की नहीं है, ये बात पूछने की. तो हमारे सवाल बड़े प्रॉपर होते हैं. प्रॉपर मीन्स जो सब लोग पूछते हैं, जो सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है, जो पॉलिटिकली करेक्ट है, जो सोशली करेक्ट है. हम कोई इनकन्वीनियंट सवाल यूजुअली नहीं पूछते. कोई पूछता भी है तो हमको बड़ा अजीब इंसान है साहब, ये इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं किसी से पूछा जाता. ये तरीका नहीं, ये सोसाइटल नॉर्म्स नहीं. लेकिन बच्चा क्या होता है, जो बच्चा छोटा होता है उसके बड़े इनोसेंट सवाल होते हैं, और बच्चे को कोई वो नहीं होता कि साहब ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, इस वक्त पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल ठीक है कि नहीं, वो तो बस पूछ देता है. इसीलिए क्या होता है कि जब कोई बड़ा इंक्विजिटिव बच्चा हमें मिलता है अपने घर में, या किसी रिश्तेदारों में, या किसी दोस्त का बच्चा है, जब आपसे बात कर रहा होता है, बच्चा इंटरैक्ट कर रहा होता है, तो क्या होता है, बच्चा हमको बड़ा अनकंफर्टेबल कर देता है. क्योंकि जब बच्चा सवाल पूछना लगता है, किसी भी फील्ड में, आप ज्योग्राफी के आदमी या किसी भी फील्ड के, हम पॉलिटिकल साइंस के, 2-3 सवाल के बाद हम फंस जाते हैं उसके सवाल में, क्योंकि हमको तो सिर्फ प्रॉपर सवाल पता है और प्रॉपर उसके जवाब पता है. बच्चा एक अलग तरीके से सवाल पूछता है, अनकन्वेंशनल. ऐसा क्यों है साहब, चांद में ये क्यों है, उसके अंदर ये क्यों है. 2-3 सवाल तो आपने बताया, उसके बाद आपको जवाब ही नहीं पता, तो आपने बच्चे को डांट दिया, चुप रहो यार तुम हमेशा पूछते रहते. तो आपने उसको डांट इसलिए दिया क्योंकि यू डोंट नो द आंसर टू द क्वेश्चन व्हिच द चाइल्ड इज आस्किंग, एंड मे बी ही हैज अ पॉइंट, ही यूजुअली वुड हैव अ पॉइंट, बट
We only know proper questions and proper answers. We don't know those questions and we don't know answers to those questions. तो जो इनोसेंस है बच्चे की, जो जुवेनाइल इनोसेंस है, जिसमें हर सवाल सही सवाल, कोई सवाल गलत नहीं है, सवाल है, आप जवाब दीजिए, उसकी कोशिश कीजिए उसको जवाब देने की, कोई सवाल इम्प्रॉपर नहीं। तो यहां ये कहा जा रहा है कि जब आप एक रिसर्चर हैं तो आप खुद से हर तरह का सवाल पूछिए। अगर आप वही प्रॉपर सवाल पूछेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हम सब एक दूसरे से उसी तरह की बातें करते हैं हम सब, और इसीलिए घूम घूम गोल गोल चक्कर में घूमते रहते हैं। अगर रिसर्चर भी ये करेगा कि वही सवाल पूछेगा जो उससे पहले के सारे रिसर्चर्स ने खुद से पूछा था, तो वही जवाब मिलेगा। तो आपकी रिसर्च क्या होगी, वही निकल के आएगी, या वही बातें कहेगी मेरी पीएचडी जो पिछले 25 पीएचडी कह चुकी हैं, कोई नई बात होगी नहीं। या मेरे पेपर में वही बात होगी जो पहले लोगों ने कही, कोई नई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने भी वही सारे सवाल पूछे जो पहले वालों ने पूछे थे खुद से ही, ऑब्वियसली। और जैसे पहले वालों ने जवाब दिया था मैंने भी जवाब दिया, तो फायदा क्या होगा। तो करना आपको क्या है कि आपको खुद से जो भी सवाल आपके जहन में आ रहा हो, जाहिर सी बात है कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहा हो और जो उस सब्जेक्ट से कहीं से भी रिलेटेड हो, आपको वो सवाल खड़ा करना है। चाहे आपको लगे कि यार इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है या इसका तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता, कोई बात नहीं, आप सवाल ले आइए। क्योंकि जब सवाल, अच्छा ऐसा नहीं कि वो सवाल आपका रिसर्च क्वेश्चन बन जाएगा, रिसर्च क्वेश्चन बनाने से पहले की प्रोसेस है। जब आप बहुत से सवालों को उठाएंगे तो बाद में जब आप उनको रिविजिट करेंगे तो आपको लगेगा कि इनमें से ये 4-5 सवाल जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन टू स्टार्ट विद यू विल हैव टू रेज दोज क्वेश्चंस। अगर आप वो सवाल रेज नहीं करेंगे तो वो सवाल कभी सामने आएगा ही नहीं। कभी कभी क्या होता है कि वो सवाल छुपा हुआ होता है, आप बात समझ रहे हैं, वो सबकॉन्शियस में कई सवाल है, लेकिन वो सवाल कभी किसी ने नहीं पूछा, इसलिए कभी किसी को उसका जवाब नहीं मिला। कभी कभी बहुत छोटी आपने बड़ी कहानियां पढ़ी होंगी और फैक्ट्स भी हैं बड़े बड़े स्कॉलर्स और साइंटिस्ट के बारे में कि बड़ी छोटी छोटी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की, उस पर न्यूटन ने ग्रेविटी का प्रिंसिपल निकाला, वो देख लिया कि सेब गिर रहा है, पता नहीं सच है कि नहीं, बट व्हाटएवर इट इज, द पॉइंट इज कि हम सब या उससे पहले के हमेशा से इंसान सब देख रहे थे उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को, लेकिन किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया, किसी ने उसको समझने की कोशिश नहीं की। शायद कुछ और लोग उससे पहले समझने की कोशिश करते तो कुछ ना कुछ उसमें उनको जवाब मिलता। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी चीजें जो रोज होती रहती हैं हर फील्ड ऑफ एक्टिविटी में, हर फील्ड ऑफ हर डिसिप्लिन में, जो कि हम लोग नॉर्मली ले रहे होते हैं कि ऐसा तो हो ही रहा है, ऐसा तो होता ही रहता है, बट वी यूजुअली नेवर ट्राई टू रेज अ क्वेश्चन व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस। क्योंकि अनलेस यू रेज दैट क्वेश्चन, अनलेस किसी नॉर्मल दिखने वाली चीज को आप सवाल नहीं बनाएंगे तो फिर उसका जवाब भी आप नहीं दे पाएंगे या कोई नहीं दे पाएगा, और वो चीज अनआंसर्ड रह जाएगी। बस समझते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, although it is a very different kind of a thing, but still but I think it will stick to your mind. 2-4 मिनट लगेगा एग्जांपल। एक बार ऐसा हुआ कि अमेरिका के अंदर, अलास्का आपको पता है वहां बर्फ होती है, और बहुत वैसी जगह है जहां बर्फ ही बर्फ है। तो एक जमाने में वहां पे प्रॉब्लम आई अमेरिका में कि साहब जो बिजली की लाइनें थी वो चल नहीं पाती थी, क्योंकि वो बर्फ गिरती थी, तो बर्फ जो है वो सारे तारों को एक साथ जोड़ देती थी, तो जाहिर सी बात है वो लाइट चली जाती थी, क्योंकि सारे तार तो अलग होने चाहिए, शॉर्ट सर्किट हो जाता था, ब्रेक हो जाती थी लाइन, और उसका कोई उनको फॉर्मूला ही नहीं समझ में आ रहा था कि साहब कैसे करें, क्या करें। तो उन्होंने एक सेशन किया इसका कि कैसे इसको किया जाए। तो बहुत से लोग उसमें आके बैठे, और ये हुआ कि साहब जिसको कहते थे उनका ग्रीन लाइटिंग सेशन, कि साहब सारे लोग बैठे हैं, जो लोग कंसर्न लोग हैं, बड़े ऑफिसर्स या जो भी रहे होंगे स्कॉलर्स उसमें, और सब लोग कुछ बताएं जो भी जहन में आए, मतलब कोई ये ना सोचे कि कौन सी बात प्रॉपर है। तो किसी ने कहा कि साहब ऐसा करते हैं हम लोग कि वहां पर भालू जो होते थे, पोलर बियर्स जो है बड़े बड़े बहुत ताकतवर भी होते हैं, तो साहब वो ऐसा करें कि हम लोग पोलर बियर्स को कहें कि साहब वो जाकर वो हिला दिया करें बिजली के पोल को। जब हिलाएंगे तो बर्फ जैसे जैसे जम रही होगी, अभी तो हल्की होती है, शुरू में फ्लेक्स की तरह होती है, बाद में सॉलिडिफाई होती है तो गिर जाएगी, तो बर्फ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी जमने की, वो जो लाइंस में जम जाती है बर्फ। तो दूसरे ने कहा साहब कि ऐसा करेंगे आप। अच्छा, कोई किसी को ये था, कोई किसी की बात को फौरन काटेगा नहीं कि साहब क्या बेवकूफी की बात आप कर रहे हैं। ठीक है साहब, बड़ी अच्छी बात है, भालू से कहा जाएगा कि वो पोल हिला दे। तो दूसरे आदमी ने, किसी ने कहा कि साहब भालू से आप कहेंगे तो भालू क्यों जाएगा वहां गिराने, भाई भालू कोई हमारा सर्वेंट तो है नहीं कि जाएगा।
तो दूसरे आदमी ने कहा कि साहब ऐसा करेंगे कि वहां पर शहद रख देंगे, उसके बेस में जो पोल है, तो भालू शहद खाने जाएगा तो फिर वो पोल भी हिला देगा। तो तीसरे ने कहा कि साहब भालू शहद खाने जाएगा तो शहद खा के आ जाएगा, पोल क्यों हिलाएगा। तो चौथे आदमी ने कहा कि साहब ऐसा करेंगे, शहद को ऊपर रख देंगे पोल के, तो भालू जब शहद को खाने के लिए पोल के ऊपर चढ़ेगा तो क्या नाम है, पोल हिलेगा तो बर्फ गिर जाएगी जो उस पर जम रही होगी। तो अगले आदमी ने कहा कि साहब ठीक है वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो शहद उस पर रखेगा कौन। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उसके बाद एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो इन सारी डिस्कशंस को सुन रहे हैं और उसको दे आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ दैट, इससे क्या बात निकल रही है। तो अगले आदमी ने कहा कि साहब वो शहद रखने का तरीका ये कि हम लोग जहाज लेके जाएंगे और उस पर शहद रख देंगे। अब सोचिए कैसी बातें हो रही हैं बच्चों में। तो जो एक्सपर्ट्स बैठे थे उनका सा वेट अ मिनट, वी गॉट द सोल्यूशन। व्हाट इज द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज दैट, ये सब बातें तो हो गई, मेन बात ये कि जो लास्ट में बात आई कि जहाज लेके जाएंगे तो उस पर शहद रख देंगे, तो जहाज और शहद और भालू कुछ नहीं होगा। नाउ व्हाट वील डू इज वील टेक द प्लेन्स वेरी क्लोज टू द वायर्स, एंड बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन व्हिच विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ दैट प्लेन, जो बर्फ है वो अपने आप गिर जाएगी। आप बात समझे? मतलब करना इवेंचुअली हमें ये है कि हमें जहाज को, छोटे प्लेन्स जो है उनको बड़े क्लोज उड़ाना है उन तारों से, और उसके असर से वो बर्फ अपने आप पिघल के नीचे गिर जाएगी और काम हो जाएगा। बात क्या यहां पर है कि हम पहुंचे रियल पॉइंट पे, लेकिन कैसे पहुंचे? ऐसी सिचुएशन में जब हमने इंसान के दिमाग को फ्री कर दिया कि आपको कोई भी चीज सोचनी है, कोई भी चीज करनी है। मतलब इट इज जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि इट इज समथिंग व्हिच इज, बट इट्स अ फैक्ट आल्सो। It is something which was actually done, but it tells you, gives you a window in to understand, how we can open up our thinking and try to think out of the box. Out of the box thinking वही होती है जो उन लोगों से अलग जो अभी तक सोच रहे थे उसमें। और अक्सर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में आप फेल भी हो सकते हैं, लेकिन रिसर्च या कोई नई चीज करने में फेल होंगे तभी तो नई चीज पे पहुंचेंगे। अगर आप फेल होने के डर से वही कर रहे होंगे जो पहले वाले लोग कर रहे थे, तो कभी भी आप सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते। तो जुवेनाइल हर्मेनॉटिक्स जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल है, जिसके जरिए हमें सवाल को बनाना है और सवाल को फ्रेम करना है। और फाइनली तीसरा जो है जिसको कहते हैं जूरिडिकल। जूरिडिकल मतलब जूरी जो होती है। जूरी ट्रायल, एक हमारे यहाँ तो आपने कचहरी देखी होगी, इसमें जज बैठा होता है, एक नहीं तो 5 जज बैठे होते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में 5, 10, 7 जज, 9 जज, 13 जज की बेंच होती है। एक जूरी ट्रायल होता है, इसमें जूरी एक उसी तरह से होती है जिसमें 10 लोग बैठे हैं, सब अपने अपने व्यूज देते हैं और फिर मतलब उसका डिसीजन। बट एनीवे, मतलब द पॉइंट इज जस्टिस। तो कचहरी में आपने देखा होगा, अगर कभी आपने फिल्मों वगैरह में इसमें देखा होगा कि वहां होता है ना कि जस्टिस इज ब्लाइंड, तो वहां पर एक जस्टिस की देवी की मूर्ति होती है जिसकी आंख पर पर्दा बना होता है। जस्टिस इज ब्लाइंड, तो आप सब जानते हैं उसका कोनोटेशन, उसकी मीनिंग क्या है। उसका कोनोटेशन ये है कि साहब जस्टिस जो है वो किसी को नहीं देख रही है, अमीर, गरीब, पावरफुल, कमजोर। कोर्ट जो है वो एविडेंस पर फैसला करती है। आपने मुकदमा लाया, एविडेंस रखा, और एविडेंस के ऊपर कोर्ट फैसला करेगी। आप बड़े आदमी है, छोटे आदमी है, गरीब है, अमीर है, पावरफुल है, इससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं, क्योंकि जस्टिस जो है वो अंधी है, वो आंख से नहीं देख रही है, सिर्फ वो उसका दिमाग काम कर रहा है और वो एविडेंस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। ठीक है साहब, आइडियली ये बात है। लेकिन यहां पर ज्यूरिडिकल हर्मेनॉटिक्स आपको क्या बता रही है कि आप जब एज अ रिसर्चर काम कर रहे हैं तो आपको हर एविडेंस को एज अ जूरी देखना है। जैसे जूरी हर एविडेंस को, किसी भी एविडेंस को ये नहीं करेगी साहब आपका एविडेंस बेकार है, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, दूसरे की नहीं। सबका एविडेंस ले रही है जूरी, सबके एविडेंस को इन्वेस्टिगेट करेगी, और हो सकता है कि किसी मुकदमा किसी बहुत ताकतवर आदमी के अगेंस्ट फैसला हो जाए, लेकिन जज को इससे मतलब नहीं कि फैसला किसके फेवर में जा रहा है, किसके अगेंस्ट जा रहा है। उसको तो एविडेंस को देखना है, और एविडेंस के बेस पे उसने कह दिया साहब ये जमीन आपकी, बात खत्म हो गई, या ये मुकदमा फला साहब जीत गए। तो वही चीज हमें करनी कि जब एविडेंस हमारे सामने आया, जब एविडेंस हम तलाश करने, जो बात मैं शुरू में कह रहा था आपसे, तो वी हैव द रिसर्चर इज सपोज्ड टू वे ऑल द एविडेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर एक्चुअल वेट. You should not give more importance to one evidence as compared to the other, or you should not reject one evidence as compared to the other, simply because that this is coming from here or that is coming from somebody else. या आपने किसी बहुत बड़े स्कॉलर की किताब पढ़ रखी है, उसकी रिसर्च देख रखी है, तो आप कह रहे हैं साहब ये तो बात फला स्कॉलर कह ही चुका है, तो ये तो फाइनल है, इसमें तो कुछ चेंज हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो नोबेल लॉरेट है, उन्होंने ये बात कही फॉर एग्जाम्पल।
भाई नोबेल लॉरेट हैं या जाहिल हैं उससे मतलब नहीं है। नोबेल लॉरेट हैं तो जाहिर सी बात है बहुत काबिल आदमी होंगे या बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उस फील्ड के काबिल हैं, लेकिन उनकी बात कोई गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है, गॉड के यहां से नहीं आई। हमें उसको भी इन्वेस्टिगेट करना है, उस एविडेंस को भी, जैसे दूसरे एविडेंसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कि देखना है एक बार और कि शायद इसमें कुछ बात निकल आए। और जब कोई दुनिया में नई चीज बनती है, कोई नया इन्वेंशन होता है, तो ऐसे ही होता है कि जो एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज होती हैं, एस्टैब्लिश्ड एविडेंसेस होते हैं, उनको ही इन्वेस्टिगेट करते हुए कोई चीज निकल आती है कि साहब ठीक है, दिस इज देयर बट देयर इज समथिंग एल्स आल्सो, एंड दैट लीड्स टू सम न्यू डिस्कवरी और सम न्यू इन्वेंशन और सम न्यू रादर आर्गुमेंट कमिंग इन एनी फील्ड ऑफ साइंस। अगर हर चीज को हम यही मान लें, जैसे आप सब जानते हैं, टीचर्स हैं, कि एक जमाने तक हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, बट स्कूल में तो सबने पढ़ी है कि हम लोग पढ़ते थे कि साहब अपेंडिक्स जो है इट इज अ वेस्टिजियल पार्ट ऑफ द बॉडी, यूजलेस है। लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्च, अगर सारे लोग उसको यही मान लेते कि एक बार कह दिया गया वेस्टिजियल है तो हमेशा के लिए है, तो आज भी हम यही पढ़ रहे होते। लेकिन अब ये बताया गया कि नहीं साहब वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो तो यूजफुल बैक्टीरिया का हाइड आउट है, और पूरी लॉजिक ही चेंज हो गई। तो नॉलेज जो है वो तो आगे बढ़ रही है ना। बढ़ क्यों रही है? क्योंकि नए सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस दिन इंसान ने नए सवाल उठाने छोड़ दिए, नॉलेज ग्रो करना बंद हो जाएगी। और नॉलेज ग्रो करने का मीन्स क्या है? रिसर्च। हम रिसर्च क्यों करते हैं? क्योंकि हम नॉलेज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर रिसर्च बंद हो जाएगी तो नॉलेज आगे बढ़ना बंद हो जाएगी। हम सब कहेंगे जो बात हमें सब पता है ये बहुत अच्छी है, बस इससे आगे नहीं जानना, तो फिर वही रुक जाएगी नॉलेज। तो नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि हम रिसर्च करें, लेकिन रिसर्च वैसी करें जैसी बात हो रही है। अगर हम रिसर्च वैसे नहीं करेंगे तो वो रिसर्च यूजलेस है, उसकी कोई अहमियत नहीं। तो रिसर्च को करने के लिए जरूरी है कि हम ये जाने कि रिसर्च को कैसे करना है, कैसे शुरू करना है, कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर कैसे अपने सवालों को फ्रेम करना है, हाउ टू फ्रेम दीज क्वेश्चन। सो दीज three hermeneutical tools to my mind are extremely important, and they give us very useful insights to understand how we need to frame our questions. So if we have investigated the problem, or rather identified the problem properly, we have been able to frame the questions properly, now it's very simple, because now you have just to answer those questions. तो अब आपकी रिसर्च पूरी क्या है? इसके बाद सिर्फ आपको उन सवालों के जवाब देने हैं जो आपने रेज किए हैं, और वही आपकी पूरी थीसिस में लिखा हुआ है, लिखा हुआ होना चाहिए। और जब आप उन सारों के जवाब जो भी देंगे दे लेंगे, रिसर्च कंप्लीट होगी। तो रिसर्च इस पूरी प्रोसेस की एक रिपोर्ट है कि आपने कैसे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, कैसे उस प्रॉब्लम के गैप्स को आइडेंटिफाई किया, उनको भरने के लिए क्या सवाल पूछे और उनके जवाब क्या दिए। दैट्स ऑल, दैट इज दैट। उसके बाद क्या मिला, क्या नहीं मिला, कुछ रिसर्च में मिल पाया, आपकी नहीं मिल पाया, इट इज टोटली अनइम्पोर्टेंट, एज आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग। सो व्हेन एनीबडी हु इज अ रिसर्चर, ट्रू रिसर्चर इन योर फील्ड, एनीवेयर इन इंडिया और ग्लोबली आल्सो, what that person or persons would do, they would just look at the procedure, how you have done your research, how you have reached to that conclusion. So the conclusion is not important, the procedure is important. I'll give you an example from what I do quite a lot, election surveys. अभी अहमद साहब उसका जिक्र कर रहे थे। खैर उसकी बात तो करने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं। जब आप लोग इलेक्शन वगैरह होते हैं तो टीवी में, अखबार में बहुत से सर्वेज आते हैं, रोज फलाने फलाने सर्वे आते हैं। तो ये सारे सर्वेज जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत भी साबित होते हैं। तो ये सारे सर्वे आपको क्या बता रहे होते हैं? अगर आप अगली बार देखिएगा तो गौर कीजिएगा कि साहब हमने इतने लोगों से बात करी। कोई कहेगा हमने 2 लाख लोगों से बात की और 5 लाख लोगों से बात की और इतनी जगह मुल्क में किया, मतलब सब अपना स्केल बता रहे होते हैं। और उस स्केल से आपको क्या बताना चाह रहे होते हैं कि हमारा सर्वे ज्यादा अच्छा है, हमारा सर्वे ज्यादा बेहतर है। और हम भी, आम पब्लिक भी ये समझ रही होती है अक्सर कि जाहिर सी बात है भाई, इन्होंने इतने लोगों से बात की है, इतने लोगों को एंगेज किया इन्होंने, और इतने पूरे मुल्क में जाके इन्होंने बात की, तो इनकी बात सही हो। लेकिन सर्वे रिसर्च जो है, जो एक यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड चीज है, वो आपको बताती है कि कितने ज्यादा लोगों से बात किया, इससे सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलने के लिए जरूरी है कि आप सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लोगों से बात करेंगे, लेकिन वो पूरे मुल्क में स्कैटर्ड होंगे, और वो स्कैटरिंग जो होगी उसका एक फॉर्मूला है जो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है, और उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने का एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है। तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूं उसका नाम है CSDS, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। इट इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन दिल्ली,
where we do election studies, and we've been doing it for the last 25-30 years, and it is the most recognized, rather the only academic institution which does surveys in elections. Anyway, तो पॉइंट ये है कि दुनिया में कोई भी आदमी रिसर्च करता है इंडिया के इलेक्शन पर, वो इनमें से किसी भी सर्वे का कोई भी डेटा कोट नहीं करता, कर ही नहीं सकता, कोई मानेगा नहीं उसको। अगर वो रिसर्च करता है और कोई भी डेटा यूज करता है तो सिर्फ वो CSDS का डेटा यूज करता है। क्यों? क्या हम उसको पैसे देते हैं, या हम लोग इतने पावरफुल, हमें तो कोई जानता भी नहीं है। आप में ज्यादातर लोगों ने आज पहली बार उसका नाम सुना होगा शायद। क्यों यूज करता है और क्यों किसी का नहीं? वही वाली बात है, लैब वाली जो मैं बात कर रहा था, पैथोलॉजी लैब की, कि बाकी सारे लोग जो कर रहे हैं उनमें से शायद किसी का भी जो सर्वे है उसका प्रोसीजर जो है वो सही नहीं है, जो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स है। वो भी एक तरह की रिसर्च है, सर्वे रिसर्च, सिवाय उस सर्वे के जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इसलिए दुनिया में कोई भी स्कॉलर जब किसी भी इलेक्शन डेटा को इस्तेमाल करेगा तो उनके सर्वे डेटा को नहीं इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो डेटा है वो जिस प्रोसीजर से अख्तियार लिया गया है वो प्रोसीजर ही गलत है। तो उसको अगर यूज करना है डेटा तो सिर्फ CSDS का ही डेटा यूज करें। बात समझ रहे हैं? दूसरे डेटा की कोई वैलिडिटी नहीं। अच्छा, वैलिडिटी इससे नहीं निकलेगी किसी ने कह दिया था फला पार्टी जीतेगी और वो पार्टी जीत गई, या इतनी सीट मिलेगी वो मिल गई, ये तो इत्तेफाक की बात है ना। कभी कोई ऐसा हो रहा है कि आप किसी रिक्शे पे बैठ के जा रहे हैं स्टेशन और आप बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और रिक्शे वाले, हमारे हर आदमी पॉलिटिक्स की बात करता है, उसने आपको बता दिया कि साहब इलेक्शन होने वाले हैं, फला आदमी जीतेगा, फला चीफ मिनिस्टर बनेगा, फला कितनी सीट आएगी, और उतनी आ गई, तो क्या आप उस आदमी को कल प्रोफेसर बना देंगे? अरे भाई, उसने इत्तेफाक से कहा, उसका गट सेंस था और वो बात हो गई। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस आदमी के पास कोई प्रोसीजर था साइंटिफिक जिसके जरिए वहां तक पहुंचा। बहुत से लोग हम में से बहुत सी बातें कहते हैं, वैसी बातें हो जाती हैं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम उसके एक्सपर्ट हैं कि साहब आपने इतना पैसा खर्च कराया टेस्ट कराने के लिए, हमने तो पहले ही कह दिया था आपको डायबिटीज है, तो क्या मतलब मैं डायबिटीज का डॉक्टर हो गया क्या? अरे भाई, मैंने कुछ अंदाजा लगाया, कुछ चीजें आपकी देखी, डॉक्टर को भी अंदाजा लग गया था, लेकिन डॉक्टर को दवा शुरू करनी है, उसको कंफर्म करना है कि एग्जैक्टली वो चीज है, तभी वो दवा आपको देगा जो लाइफ लॉन्ग आपको खानी है। इसलिए उसने वो चीजें करवाई। तब ये कहें आपके डॉक्टर को तो कुछ नहीं आता, मैं पहले ही बता रहा था यार, वैसी दवा खा लेते। तो इस तरह की बातें जो कही जाती है उनका कोई बेसिस नहीं होता। तो साइंटिफिक बेसिस के लिए जरूरी है कि वी नीड टू फॉलो द प्रोसीजर which is universally recognized in research, and unless we follow that procedure, our research will never be accepted universally as something which is authentic. वो authentic research नहीं मानी जाएगी। आप रिसर्च कर दें, रोज लोग कर रहे हैं, रोज छप रही है चीजें, आप सबको पता है सैकड़ों प्रीडेटरी जर्नल्स हैं जिसमें लोग रोज छाप रहे हैं, रोज एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, किसी के पास 200 पेपर हैं, 300 पेपर हैं, उसकी कोई अहमियत है क्या? जब तक मेरा पेपर उस सब्जेक्ट में, उस फील्ड में नॉलेज के एडवांसमेंट में 0.0001% भी कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो सही है, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो वो बेकार है। आई एम जस्ट रिप्रोड्यूसिंग समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, एंड व्हाई आई एम डूइंग दैट? बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर। तो भाई, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, अगर आपको PhD करनी है, कोई पेपर लिखना है, पूरी मेहनत कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तो ये हम बहुत ही बेवकूफी वाली बात होगी कि हम वो सब करें और फिर वो वर्थलेस हो जाए चीज। और वो वर्थलेस क्यों होती है? कि उसमें हमसे ज्यादा गलती हमारे टीचर्स की, सुपरवाइजर्स की, हमारे बड़ों की है, जो हमें सही चीज नहीं बता रहे हैं अक्सर, नॉट एवरीबडी, और इसलिए हम वही कर रहे हैं जैसे दूसरे लोग करते रहे। अगर हमें सही प्रोसीजर बता दिया जाए, यूजुअली सारे स्टूडेंट्स को या टीचर्स को, आप सब उसके थ्रू गुजर चुके हैं, तो मे बी मोस्ट ऑफ अस वुड बी डूइंग समथिंग वर्थवाइल। But generally we are not told about the procedure, and therefore we also start or continue doing the same repetitive work as others have done in the past. तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे इस बात पे थोड़ी, इस इश्यू पे डिस्कशन किया जाए कि हम कम से कम इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझें, इसकी अहमियत को समझें, और अपनी जो भी रिसर्च करें उसमें जो भी कमियां इस बात के कॉन्टेक्स्ट में रह गई हैं, कोई बात नहीं, आइंदा हम उन चीजों को अवॉइड करें और ऑथेंटिक रिसर्च करें, सही रिसर्च करें, क्योंकि रिसर्च जो है बेसिकली एक सच की तलाश है। सच की तलाश जो है वो झूठ के तरीके से नहीं हो सकती। सच की तलाश का एक सच्चा प्रोसीजर है जो पूरी दुनिया मानती है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो उसी प्रोसीजर को हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे तो ऑब्वियसली विल बी एबल टू गेट समथिंग न्यू। जैसे सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज में होता है, हम कोई चीज इजाद नहीं कर देंगे, लेकिन हम किसी चीज की नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, उसके अंदर कोई नए
डायमेंशन को जोड़ने में मदद करेंगे, कोई नया एस्पेक्ट को सामने लाएंगे, कोई नया आर्गुमेंट लाएंगे, and that is something which will be new, and that's why our research will be counted. That's why whenever you will approach any good journal, at least the journal will take your work seriously. वो आउटलाइटली रिजेक्ट नहीं करेगा, शायद बाद में भी हमारा पर्चा न छापे, लेकिन कम से कम उस पर वो टाइम लगाएगा, कुछ हमें बताएगा, कुछ हमसे इंप्रूव कराएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि हमारे बात में कुछ दम है और हमने उस प्रोसीजर को फॉलो किया जो वो फॉलो कर रहा है। तो हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि हमारा पर्चा शायद इसलिए रिजेक्ट हो गया कि हमारी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाहर के लोग और वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग लिख लेते हैं। अक्सर लैंग्वेज इशू होती है, लेकिन लैंग्वेज के बेस पे पेपर रिजेक्ट नहीं होता है। वो आपसे काम करवाएगा, आपकी लैंग्वेज को इंप्रूव करेगा, आपको सजेशंस देगा। पेपर इसलिए रिजेक्ट होता है आउटराइटली या यूजुअली कि हमने उस प्रोसीजर को नहीं फॉलो किया होता, और जैसे ही उनको लग जाता है जर्नल के जो रिव्यूअर्स को कि वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, तो उनके लिए वो बात बेकार हो गई। जैसे मैंने आपको सर्वे के एजेंसीज के बारे में बताया कि आपने कितनी भी मेहनत की हो, कितना भी काम किया हो, कितनी भी एफर्ट लगाई हो, कितना भी पैसा लगा हो, उससे बेकार है, क्योंकि वो प्रोसीजर फॉलो नहीं, और वो प्रोटोकॉल सबको मालूम है, वो कोई सीक्रेट चीज नहीं। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर डूइंग रिसर्च। एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा आपको, क्योंकि हम सोशल साइंसेज और के रिसर्च के बारे में बेसिकली ज्यादा बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि नेचुरल साइंसेज में तो ज्यादातर रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव है, एम्पिरिकल रिसर्च हो रही है, एनालिटिकल रिसर्च हो रही है। हमारे यहाँ ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में रिसर्च क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होती है। पहले क्या होता था, से टिल द मिड 20th सेंचुरी, दैट इज समझा जाता था कि साहब सोशल साइंसेज रिसर्च एंड ह्यूमैनिटीज रिसर्च इज ऑलवेज क्वालिटेटिव। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर्स, अबाउट एम्पेरिकल फैक्ट्स, अबाउट डेटा। दैट इज समथिंग which is not our tea, which is not our cup of tea, and that will actually spoil our research. So there was a very clear-cut division between quantitative and qualitative dimensions of research. ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं पहले सोच लेते हैं हमें क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है, क्योंकि हम सोशल साइंसेज में। अब वो चीज पिछले 50, 60, 70 साल में काफी हद तक चेंज हो चुकी है, बिकॉज every research in social sciences today is considered to be mixed research, or elsewhere as well, I understand. It is mixed research, means methods are not important. The problem is important. बात क्या है कि जो प्रॉब्लम हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया कैसे प्रॉब्लम तक पहुंचे, वो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो भी चीज यूजफुल हो, जो भी मेथड यूजफुल हो या मेथड्स यूजफुल हो, हमें सबको यूज करना है। क्योंकि मेथोडोलॉजिकल प्योरिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। पहले हमको लगता था मेथोडोलॉजिकल प्योरिटी होनी चाहिए, हमारे सब्जेक्ट में यही मेथड्स यूज होते हैं, दूसरा नहीं यूज करना है, यही मेथड सबसे अच्छा है, यही यूज करना है। यार आपसे पूछा जाएगा आपने इनमें से कौन सा यूज किया? नहीं, I used all the methods because for me the most important thing is to reach there. For example, for a layperson, if I have to go to a place, a remote area in the Himalayas, so for me what is important is to reach to that point safely. मैं ट्रेन से गया, जहाज से गया, हेलीकॉप्टर से किया, ट्रैकिंग की, पैदल चला, that is not important. I have to use all those methods because the important thing is not these methods, the important thing is to reach there in the shortest possible time safely and whenever I'm supposed to be there. वो इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह यहां पर जो काम हमें करना है वो काम इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से, किस मेथड से, किस प्रोसीजर से वो काम हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं। तो इंपॉर्टेंट सीख हमें क्या मिली कि आज के जमाने में मेथोडोलॉजिकल प्योरिटी रिसर्च में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेथड कोई भी यूज होंगे, बल्कि बहुत से मेथड्स यूज होंगे जिनकी जब जरूरत हो। जैसे एक अच्छा सर्जन जो होता है उसके सामने 50 औजार रखे होते हैं और नर्स और उसके असिस्टेंट लेके खड़े होते हैं, वो बारी बारी सारे औजार यूज करता है जो उसको जरूरत है। ये थोड़ी कहेगा कि साहब मैं बहुत अच्छा सर्जन हूं, मैं तो एक ही औजार से सारा काम कर देता हूँ। नहीं, he'll use all those instruments because that is what he needs. He's such an expert and he expertly use all those instruments because the important thing is to cure the patient and do an operative procedure properly. That is more important. How many instruments he used, that is not important. And the example applies to all other things, which we do in life. So therefore, this is something which is important. And how a mixture, and the other point, final point is that how the mixture of both these things, means qualitative and quantitative methods, makes our research so very useful. आज की रिसर्च जो है उसमें ये दोनों मिक्स जब तक नहीं होंगे तब तक हमारी रिसर्च बहुत अच्छी नहीं होगी। ये भी मैं आपको एक
एग्जाम्पल देके भी समझाता हूँ कैसे ये चीज इंपॉर्टेंट है. एंड अगेन इट्स वेरी यूजफुल फॉर पीपल हु आर इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, हाउ बोथ थिंग्स कम टुगेदर. जैसे अगेन मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा अपने कुछ रिसर्च की जो हम इलेक्शंस में करते हैं. तो पहले क्या होती थी, इलेक्शंस में जो रिसर्च होती थी या किताबें लिखी जाती थी, आर्टिकल्स लिखे जाते थे पहले हमेशा से, तो वो वैसे लिखे जाते थे जैसे दूसरी फील्ड्स में लिखे जाते हैं. आज इलेक्टोरल स्टडीज में बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव डेटा का इस्तेमाल होता है. तो क्वांटिटेटिव डेटा से क्या फायदा होता है या एम्पेरिकल डेटा से क्या फायदा होता है? उससे फायदा ये होता है कि वी आर एबल टू use that empirical data to solidify our arguments. So unless this empirical data comes face to face with my arguments, I'm not able to convince or explain to the reader so effectively and nicely as I'm able to do now when I'm using both of these things together. पहले क्या होता था, हम चीजें एक्सप्लेन करते थे, कास्ट डायनेमिक्स, कम्युनल डायनेमिक्स, दूसरी रीजनल डायनेमिक्स, सबके एक्सप्लेनेशंस, आर्गुमेंट्स देते थे. पढ़ने वाला कंफ्यूज हो सकता था, हो जाता भी था, उसको समझना जरा मुश्किल था. अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वांटिटेटिव डेटा का इस्तेमाल करते हैं. तो हम पूरे ग्राफ और चार्ट्स और पाई चार्ट्स और सारे वो जितने भी टेबल्स हैं उनके जरिए सारे डेटा को सामने रख देते हैं. अब हम जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जैसे हम कास्ट डायनेमिक्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो सारा कास्ट का डेटा, कौन सी कास्ट यूपी में कितनी है, उसका क्या कॉम्बिनेशन है, किस इलाके में कितनी है, किसने किस पार्टी को वोट दिया, वो सारा डेटा हमारे सामने रखा हुआ है. तो वो एक नजर में आप जो रीडर है, जो आदमी पढ़ रहा है, उसकी नजर के सामने आ गया. और फिर हमारा एक्सप्लेनेशन जो उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है. अब जो हमारा एक्सप्लेनेशन है, जैसे जैसे आप उसको पढ़ रहे हैं आपके सामने, क्योंकि वो चीज है, तो वो एक्सप्लेनेशन बहुत ही इफेक्टिवली कन्वे हो जाता है, कम्युनिकेट हो जाता है. एंड दैट मेक्स द रिसर्च इवन रिचर. So what I did here, or what anybody like me did here was that we are able to very successfully bring together the qualitative and quantitative dimensions. And that makes our explanation much more richer as compared to what it would have been, howsoever nicely I was able to present the arguments without these rather quantitative data tools. तो आज इन दोनों चीजों को जब हम साथ यूज करते हैं तो हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत ही इफेक्टिव, रिच और बहुत ही अच्छी तरीके से वो बात कन्वे हो जाती है. तो ये भी ध्यान में हमें रखना है कि जब आज हम खासतौर से सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज में रिसर्च कर रहे हैं तो हमें मेथोडोलॉजिकल प्योरिटी को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है. टुडे देयर इज नथिंग लाइक मेथोडोलॉजिकल प्योरिटी. टुडे देयर इज नथिंग लाइक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च. एवरी रिसर्च इज मिक्स्ड रिसर्च. We use qualitative and quantitative methods together in consonance with each other, in conjunction with each other, they both assist each other. And the basic purpose is to make the research more effective, more powerful, and to hit the point, more forcefully, that when you are trying to prove something, that evidence, that proof has to be so effectively conveyed. तो सारा मसला, क्योंकि आप कोई चीज को प्रूफ कर रहे हैं ना, जैसे कि मैंने पहले आपको कोर्ट का एग्जांपल दिया था. तो कोर्ट में क्या होता है, जो अच्छा लॉयर होता है, जैसे कोई क्रिमिनल लॉयर बहुत अच्छा है, तो वो आर्ग्यू कर रहा है, किसी को प्रूफ करना चाह रहा है कि फला साहब ने मर्डर किया. जब सारे आर्गुमेंट वो दे लेगा तो लास्ट में वो फॉरेंसिक रिपोर्ट देगा कि साहब देखिए ये गन है जिस यूज हुई थी, और ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है जिसपे इनके फिंगरप्रिंट के निशान है, और ये रिपोर्ट इंडिया की सबसे टॉप सरकारी लेबोरेटरी से आई है, और ये प्रूफ है कि ये गन इस मर्डर में यूज हुई थी, और ये एविडेंस है. नाउ देयर इज नो एस्केप फॉर द अदर पर्सन. तो सारे आर्गुमेंट्स तो आपने दे दिए जिसको काउंटर किया जा सकता है, लेकिन आर्गुमेंट को क्लिंच करने के लिए आपने फाइनली एक क्वांटिटेटिव एविडेंस दे दिया जिसको कोई भी रिफ्यूट नहीं कर पाएगा आसानी से. तो क्या हुआ, आपका आर्गुमेंट पूरी तरह से प्रूव हो गया. जैसे चेस खेलते हैं ना, फाइनली चेक मेट हो जाता है. चेक मेट मीन्स द फाइनल पॉइंट. अब आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते, अब आपको सरेंडर करना ही करना है. सो proving something in research is exactly like this. How nicely you checkmate that point which you are trying to make. And if you are able to create that situation through your arguments, through your evidences, through your data, that means you have done it very effectively. So that is basically, the art which you need to cultivate within yourself, of course. And nobody is an expert in that. We are all in learning stages. So if you are good at research, fine, you can further hone your skills and become even better.
If somebody is better, that person can become even more better by training and by putting in more effort, because it's all qualitative. So your skill as a researcher is always qualitative. So the better, the more you do, the more nicely you do, the more rather true you are to the procedures, you become a better researcher every day. So that is the basic purpose, with which we are into academics, because we all want to be good researchers. And good researchers are those who are true to their art, to their subject, who are true to their rather discipline, and who follow the procedures, universally accepted procedures of research properly, dutifully, diligently, and eventually, they come up with good work. So we are not going to now go after the numbers that I have done so much of work, but whatever work I do, I write only one paper, but that paper or that book or that article has to be of top standard, which I will be proud of, because I've been able to do it in a proper manner as it is rather supposed to be done. So that is basically what I wanted to talk to you. I'll stop here to take your questions and comments. तो मैं ही बोलता रहूंगा तो अच्छी बात नहीं, इसलिए अब आपके सवालात. Anybody has any questions, please come. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. जी बोलिए मैडम. सर बस मैं ये जानना चाहती थी कि वो एक्चुअली वो प्रोसीजर क्या होगा, एक बार अगर आप वो भी बता देते हम सबको. मतलब हमें किस क्या चीज के? जो पेपर हम लिखें, एक गुड पेपर लिखने के प्रोसीजर कौन सा फॉलो करना है, तो हम लोग वो भी अगर एक बार आपसे समझ लेते प्लीज. देखिए मैम, ऐसा है कि प्रोसीजर जो मैं बता रहा था, वैसे तो हर सब्जेक्ट, हर डिसिप्लिन का, खासतौर पर ब्रॉड डिसिप्लिन जैसे है, समझिए साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज, सोशल नेचुरल साइंसेज या लाइफ साइंसेज या इंजीनियरिंग साइंसेज, देन सोशल साइंसेज, सबकी अलग अलग ब्रॉड चीज है. लेकिन बेसिक जो प्रोसीजर है वो यही है जो मैंने आपको बताया, कि when you are trying to do a research, you all have to first go to the library, start searching for standard material, start delving into that, get introduced to the main scholars in that particular field or scientists in that field, read their work, go into it, spend at least 5-6 months reading their works. Then you will have a broad idea as to what has been done in that field, and then you are able to identify certain areas where you would like to work, and then you go even more closely in that area and then try to identify the research gaps, and then you try to frame your questions. क्वेश्चन कभी वेरिएबल्स के फॉर्म में होते हैं, कभी हाइपोथेसिस के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे आप रिलेशनशिप दो फैक्टर्स की एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे कि साहब फला का मर्डर हुआ, फला ने किया होगा, दोनों की रिलेशनशिप को आप understand कर रहे हैं. That is again a hypothesis where there is an imaginary relationship between two variables, and then you try to test one by one and try to find what is the truth eventually. तो ये प्रोसीजर जो है वो तो सब में एक होगा. अब ये कि उसकी बारीकियां जो है हर डिसिप्लिन में थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती हैं, क्योंकि हर डिसिप्लिन के डिमांड्स अलग अलग होते हैं. मतलब ब्रॉड फील्ड्स के डिमांड, सब्जेक्ट के नहीं. सोशल साइंसेज में सबके डिमांड्स मोर और लेस बराबर हैं, साइंसेज में सबके एक बराबर हैं. उस फील्ड की कुछ और डिमांड्स हैं, वो उसको थोड़ा मॉड्यूलेट करेंगी, लेकिन ये ब्रॉड प्रोसीजर एक ही है. देयर इज नो शॉर्टकट टू रिसर्च. एवरीबॉडी हैज टू फॉलो दीस थिंग्स टू कम अप विद अ गुड रिसर्च. जज़ाकल्लाह सर. शुक्रिया सर. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू. जी, किसी और के पास कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आए, या कोई कमेंट्स भी हो उस पे तो भी आइए, तो कुछ बात हो सकती है उस पे. Whatever somebody has to say. अस्सलाम वालेकुम सर. हमारे सब जी बोलिए मैडम. एक्चुअली सर आपकी लेक्चर इतनी क्रिस्टल क्लियर थी ना कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या सवाल करे. नहीं, जो भी आपके सवाल दिल में आ रहा है वो पूछिए ना, सोचना नहीं है आपको. नहीं सर, सवाल तो नहीं है, जो भी थे वो सारे क्लियर हो गए. थैंक यू सो मच. सर सर आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर था, आपने जो बताया है वो इतना फ्लुएंटली और इतनी इलेबोरेशन के साथ में बताया है कि कोई सवाल अब बन नहीं पा रहा.
नहीं, मैंने कोई चीज बताई नहीं है, मैंने तो वो बताया जो मैं करता हूँ। मतलब मैंने कोई ऐसी चीज आपको नहीं बताई जो किताबों में यूजुअली आपको उस तरह से मिलती है कि मतलब कोई टॉपिक हो। आई जस्ट ट्राई टू कन्वे व्हाट आई डू माई सेल्फ। जी सर, आपने अपना एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत तरीके से बताया सर। चलिए, आपको उससे कुछ फायदा हो तो अच्छी बात है, बस यही पर्पज है कि दूसरे लोग भी उससे जो भी आदमी, हर सब लोग सबसे लर्न करते हैं, मतलब वी आर ऑल इन द सेम बोट। सर बहुत ही और कोई सर हमारे पार्टिसिपेंट्स, अहमद नदीम साहब, आप कोई जी सवाल करना चाहें? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम हाँ, अहमद नदीम है और मैं जी ट्रेनिंग हाँ एंड सर, प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ अलबरकात इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में सर। जी बिल्कुल। सर एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि रिसर्च पेपर लिखते वक्त मैंने अपने कई फ्रेंड्स को इस मुश्किल में देखा कि हमारे पास ढेर सारे इम्पोर्टेंट कंटेंट हैं, उनमें से बेस्ट कंटेंट का सिलेक्शन कैसे किया जाए? अगर इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें सर तो बड़ी जैसे मेहरबानी। आप मुझे एक एग्जांपल कोई दीजिए तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कंटेंट में क्या, एक कोई एग्जांपल दें आप, एक कोई। जैसे हमारी बात सर तो जी फिर से बोलना यार, वो ट्रेन आ गई, आवाज मिस हो गई। जी, फिर से तो बोलिए। जैसे सर हमारे जो कलीग्स हैं, कभी उनसे बात होती है तो वो हमसे ये कहते हैं कि हम अपने कंटेंट को पूरे इस रिसर्च पेपर के कंटेंट को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा ये होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट, पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट की तलाश करते हैं। तो अगर हमें अपने रिसर्च पेपर का सारा कंटेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट से मिल गया तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम फिर इम्पॉर्टेंट कंटेंट की तरफ जाते हैं। तो सर ये प्रोसीजर कैसा है, और अगर हमें ये लगे कि नहीं हमें सबसे अच्छी और बेस्ट इंफॉर्मेशन देनी है तो सर कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, इसका बहुत क्लोज ताल्लुक इस पे है कि आप किस चीज के बारे में लिखना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? ये जो बात आपने कही ये भी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वो बात स्टाइलिस्टिक्स की आती है। एक स्टाइलिस्टिक होती है। स्टाइलिस्टिक का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज हो रही, कोई फंक्शन आपके यहाँ हो रहा है, सारे खाना वाना सब लग गया है, लेकिन कुछ लोग आए जिन्होंने उसको बड़े अच्छे से खूबसूरती से डेकोरेट कर दिया। बात समझ रहे हैं? तो डेकोरेशन में क्या हुआ, कोई कंटेंट वही रहा लेकिन चीज को जरा खूबसूरती से पेश कर दिया गया तो बड़ी प्लीजिंग लगती है ना। तो वो बात उस स्टेज की है जब आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को हमारे सामने ला रहे हैं। जैसे आप लिख रहे हैं, जैसे हम लोग जैसे लोग पढ़े हैं, तो आपने पहले सबसे इंपॉर्टेंट लिखी, उसके बाद कम इंपॉर्टेंट, मतलब ये स्टाइलिस्टिक्स की बात आ गई। मतलब बात समझ रहे हैं? लेकिन रिसर्च जो करनी है वो दूसरी बात है। रिसर्च करने का मतलब कि उसमें फिर हर बात वहीं जीरो से शुरू करनी है कि हमको कोई चीज इंटरेस्ट कर रही है तो हमको जाना है वहीं पर है, उस पे एक्सप्लोरेशन करना है, उसके मटेरियल को देखना है, उस पे पहले पढ़ना है। हम में से अक्सर लोगों का टेम्पटेशन होता है कि पहले मुझे लिखना है, तो हम सब लिखने पे आ जाते हैं। अक्सर हमें देखता हूं, कोई इंटरव्यू में किसी लेक्चरर की गए तो किसी के 3-4 पर्चे, जितने पर्चे किसी ने लिखे हैं, किसी के मुश्ताक साहब का है, मेरा है, किसी का भी नाम ले लीजिए, तो तीनों पर्चों में कोई रब्त जब्त नहीं है। मतलब किसी भी चीज पे लिख दिया, एक चांद पे लिख दिया, एक सूरज पे लिख दिया, एक जमीन पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। तो मतलब ये कोई बात नहीं हुई ना। इसका मतलब कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, हमने ऐसे ही लिख दिया। तो अखबार का आर्टिकल लिखने को तो आप लिख सकते हैं, मतलब होता ना ऐसे कि आप लिखते हैं, चाहे किसी ने कह दिया, किसी भी चीज पे लिख दिया, हम लोगों ने भी बहुत से लिखे होंगे, चलिए। पर तो पॉइंट है कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो उस चीज में हमें कुछ पता होना चाहिए ना। या नहीं पता है तो मैं आपसे कहूंगा साहब वक्त दीजिए, मैं जरा पढ़ूंगा इस पे। तो 2-4-5 किताबें पढ़ूंगा, उसमें जब घुसूंगा अंदर तब मुझे पता लगेगा कि यार इशू क्या है, और फिर मैं चीजों को निकालूंगा। जब फैक्ट्स मेरे सामने आ जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तब वो बात आएगी जो आपने बताई ना कि कैसे उनको अरेंज किया जाए। समझे? तो दैट इज द स्टाइलिस्टिक एस्पेक्ट, बट द कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ आई डोंट हैव एनी कंटेंट तो सिर्फ स्टाइल ही स्टाइल रह जाएगी, तो फिर तो बात में मजा नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो सर, सर, मैं आगा नूरुज़्ज़मा अलबरकात से बोल रहा हूँ। जी जी फरमाएं। सर, जब हम लोग क्वेश्चनायर भरने के लिए ईमेल के थ्रू देते हैं या किसी को भी देते हैं तो वो लोग नॉन सीरियसली उसको भर देते हैं, जिससे मतलब बायस टाइप का एक रिजल्ट आ जाता है। उससे कैसे बचे? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ माजरत के साथ कि जब जी। हम किसी को ऑनलाइन भेज रहे होते हैं तो हम भी थोड़े नॉन सीरियस ही हैं। क्योंकि मैं स्टाफ एसोसिएशन की अहमद साहब से कहूँ कि सारी लिस्ट लाओ ईमेल वालों की सारी, यार हम लोग सबको भेज देते हैं कि कुछ यार सारे टीचरों को भेज दिया, 1500 को 1 मिनट में चला गया। अब हम चाहेंगे 1500 सब सीरियस हो जाए, हमने तो 5 ही मिनट में भेज दिया। तो देखिए, रिसर्च ये सब वेस्टर्न कंट्रीज में होती है, ऑनलाइन क्यों होती है? वहां किसी के पास वक्त नहीं है, आप किसी से मिल नहीं सकते, आप मेरे घर का दरवाजा नॉक नहीं कर सकते।
वो सब वहां के लिए ठीक है, वो उनकी एक नेगेटिव चीज है, लेकिन हम उनकी बुराई को भी नकल मारते हैं। हमारे यहाँ कोई टेंशन नहीं है, आप हमारी घंटी बजाइएगा, हम बाहर निकलेंगे, हो सकता है एक आध आदमी नाराज हो जाए, बाकी लोग आपसे बात कर लेंगे अच्छे से। तो हम फेस टू फेस जो इंटरव्यू है ना, उसकी बात ही अलग होती है। शेड्यूल्ड बेस्ड इंटरेक्शन होना चाहिए, शेड्यूल्ड बेस्ड होना चाहिए। भाई देखिए, ऐसा है कि आगा साहब, हम तो बहुत दिनों से करते हैं इलेक्शन सर्विस, और पूरे हिंदुस्तान में हम लोग करते हैं, और आज तक कभी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग फेस टू फेस करते हैं। लेकिन यही इलेक्शन सर्वे जो अमेरिका में होता है, वो सब ऑनलाइन होता है, और उसमें एक आध लोग पैसा भी लेते हैं जवाब देने का, तो उनकी तो सोसाइटी अलग है। तो अगर हम शेड्यूल को इस तरह से एडमिनिस्टर करेंगे फेस टू फेस, तो हमेशा बहुत इफेक्टिव होता है। थोड़ा एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि जब आदमी सामने होता है ना, थोड़ा दूसरे के अंदर भी शर्म होती है थोड़ी, यार कि जरा इससे बात कर ही लो भैया। और हमारा एक काम जी, है ना, आप आए और एक मिले छोटा सा और सवाल है सर। जी बिल्कुल। और दूसरी सवाल, कभी कभी हम लोग प्रोडक्ट्स पे, किसी प्रोडक्ट्स पे, मान लीजिए टॉफी पे या लॉलीपॉप पे, इस सब पे रिसर्च करना चाहें, तो बच्चों के पेरेंट्स से पूछना ज्यादा बेहतर रहेगा, बच्चे से पूछना ज्यादा बेहतर रहेगा क्वेश्चन? अच्छा, मतलब आपको एक क्वेश्चन है, बच्चों से पूछना चाहते हैं? हाँ, किससे बेटर रहेगा पूछने? अगर बच्चों का प्रोडक्ट है तो उसके लिए सवाल किससे पूछा जाए, पेरेंट्स से या बच्चे से? यार ये तो आपने मार्केटिंग की फील्ड का सवाल पूछ लिया, इससे मुझे इस पे ज्यादा बहुत वो नहीं है, लेकिन मेरी समझ से एथिकल रिसर्च में एथिक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो किसी चीज पे जिससे बच्चे की सेहत खराब हो सकती है या बच्चे के ऊपर असर उसका पड़ सकता है, जो वैसी चीज है, तो उस पर माँ बाप का फीडबैक तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरी समझ से। और वो कंपनीज वगैरह इस पे ध्यान देती होंगी, लेकिन मतलब मुझे इस मार्केटिंग के डायमेंशन पे बहुत ज्यादा मैंने कभी उस पर गौर नहीं किया। तो वो तो मतलब एक एथिकल इशू, मतलब एथिकल इशू तो रिजॉल्व होना चाहिए किसी भी रिसर्च में। एथिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो एथिकली गलत है किसी के लिए भी, चाहे बच्चा हो या माँ बाप हो या कोई भी हो समाज में। एक चीज सर, मैं भी तो आपका मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ, और अरे नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं साहब, जैसे ही, हमसे आप बात कर रहे हैं। तो मैं भी आपसे सर एक अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से देखता हूँ, मेरे भी कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो हमारे जो बडिंग स्कॉलर्स हैं, उनको हमें ये उनकी काउंसलिंग करना चाहिए कि आज एक भीड़ लग गई है कि पेपर्स बहुत होना चाहिए, और वही बात नहीं। वो उसको एन्यूमरेट करने में पेपर्स को बहुत फख्र समझते हैं। मैं सर आपसे इस पे चाहता हूं कि आपकी तरफ से एक जो हरफ तस्दीक हो, तो हमें उसमें तसल्ली हो कि आप, शायद मुझे लगता है कि 2 रिसर्च पेपर साल में हो, लेकिन 2 अच्छे हों, या एक भी हो तो भी एक अच्छा पेपर होना चाहिए। बिल्कुल। ये जो फैकल्टी मेंबर्स को, ये जो गली मोहल्लों के अंदर पब्लिकेशन शुरू हो गए हैं, और उसका ISSN नंबर लेकर, और उसके बाद उसको कुछ पैसे देकर जो छपना शुरू हो गया है, तो सर पूरी उसने रिसर्च का सर पूरा स्ट्रक्चर को बर्बाद करके फेंक दिया कि कोई, और स्पेशली सोशल साइंस में। तो सर बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, इस सिलसिले में भी आप हमारे फैकल्टी मेंबर्स को एक मशवरा दीजिए कि एक अच्छा पेपर हो। और दूसरी बात यह है कि पेपर लिखने से पहले रिसर्चर कम से कम 1 महीने तक अपने दिमाग में उसका खमीर को पहले गूंदे कि मुझे करना क्या है। ये नहीं है कि किसी चीज को भी देखा और पेपर को लपेटना शुरू कर दिया। तो बस मैं चाहता हूँ सर, एक दफा आपकी काउंसलिंग, 2-4 वर्ड्स इस सिलसिले में भी, ये एक तरीके से आप समझ लिए कि मैंने मिसरा तरह दिया, तो आप इस पर एक कुछ हमारे टीचर्स को और हमें भी आप ये मशवरा दीजिए कि एक अच्छा रिसर्च पेपर, और वैसे भी कोई काम बल्क में किया जाए तो वो बहुत क्वालिटी का नहीं होता। तो बस इस पॉइंट को मैंने इनसे अभी छेड़ा भी था कि देखिए ऐसा है कि इसमें यूजीसी की बहुत बड़ी गलती कि उन्होंने नंबर दे दिए इस पे कि इसके पॉइंट्स हैं, फिर लोग इस पे लग गए और हर आदमी नंबर पे चला गया और फिर लिखने लगा, पढ़ने लगा, उसमें फायदा होने लगा। तो मतलब वो एक सिस्टम खराब हो गया, होता है ना, एक माहौल को उन्होंने खुद खराब किया है। लेकिन देखिए ऐसा है कि फायदा क्वालिटी में ही होता है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे ने बच्ची ने एक ही पर्चा लिखा है, कुछ ही लिखा, सिर्फ PhD करी है, लेकिन वो सही तरीके से करी है। क्या होता है, जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो कोई भी आदमी जो है जब आपके देखता है 25 पर्चे, तो पहले ही समझ जाता है कि 25 इसके तो नहीं है, अगर हैं भी तो सब ऐसे ही वाले हैं जो 2 नंबर के हैं, जो अभी अहमद साहब ने बताया, उससे कोई इंप्रेस नहीं होता, आपके नेगेटिव जाता है। लेकिन किसी ने बहुत थोड़ा किया है और उस पर जब हमने बात शुरू की, क्योंकि उसने खुद से किया है, सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करके किया है, तो उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो क्या हुआ, उसको फायदा हुआ, उससे हमेशा होता है।
क्योंकि लेक्चरर के लेवल पे खासतौर से आदमी जा रहा है, तो हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप कोई नोबेल लॉरेट है। आप तो प्रोफेसर के इंटरव्यू में आते तब आपसे पूछा जाता है भाई बहुत लिखा होगा। अभी तो हमको ये देखना है कि आप क्लास में जाएंगे तो कुछ बोल पाएंगे कि नहीं। तो हमने आपने जो किया हम कहेंगे भैया इसी को बता दो, जो तुम्हारी नज्म है लिखी हुई उसको ही सुना दो ना, दूसरे की नहीं सुन रहे। जब आप अपनी वाली नहीं सुना पाए तो फिर हम कहेंगे भाई शुक्रिया, फिर आइंदा मुलाकात होगी। तो मसला यही है, हम पूरी नंबर्स के चक्कर में उसको भूल जाते हैं। आप एक ही चीज हो लेकिन बहुत ही उस पर आप गहराई से सोच रहे हो, सोचा हो आपने, अगर एक दो सेंटेंस आदमी वैसा बोलता है ना तो वो फौरन हिट करता है, क्योंकि सामने जो लोग बैठे हैं उनके पास एक्सपीरियंस भी है और वो चीज को जान रहे हैं। तो जैसे ही कोई बच्चा या बच्ची उस चीज को लेके आता है ना तो हम फौरन पकड़ लेते हैं, हाँ यार यही तो चाहिए था। लेकिन वो चाहिए था तब जब आपने उसको हमको सही से ईमानदारी से किया होगा तो आप बता लेंगे, नहीं तो फिर आप थोड़ा बताएंगे, जहां उसमें 2-4 सवाल पूछे आप बता नहीं पाए, फिर और अगेंस्ट चला गया आपके कि यार इस पे पर्चा लिखा है, पीएचडी की, इसी पे नहीं पता तुम्हें। चाहे बहुत कुछ पता हो आपको, लेकिन हमने तो वहीं आपको रिजेक्ट कर दिया ना कि भाई इस पे तो आप तो ये बता ही नहीं पा रहे। सर तो ये नाउ चीज टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। तो मैं सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और एचआरडीसी की तरफ से और अपनी जाती तौर पे और अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, और उम्मीद है कि आपको ये पार्टिसिपेशन जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स का रहा वो भी आपको अच्छा लगा होगा कि दे आर सो मच इंटरैक्टिव। नहीं बहुत अच्छा, दे आर वेरी इंटरैक्टिव। यस और मैं आपका सर जाती तौर पे बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको जब जब सुनता हूँ तो कोई नई रोशनी हासिल होती है, और आज भी ऐसा ही हुआ। और आज पार्टिसिपेंट भी एक इसमें से एक अभी पार्टिसिपेंट कह रही थी कि इतना हम सुनते रहे आपके लेक्चर को, उर्दू में इसको हिम्मतनगोश कहा जाता है क्या। तो ऐसा ही हम लोग वाकई ऐसा इसमें मेस्मराइजिंग आपका लेक्चर था सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं बहुत शुक्रिया, आप लोगों को भी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू लेक्चर सर। नहीं तो बातचीत है भाई आपस में, हम सब Thank you, we are sir. here to learn. Thank you थैंक all. यू पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू फैकल्टी Thank मेंबर्स। you all once again. थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much. थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैं? क्या हुआ? अच्छा